अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? खुश हैं, मज़े में हैं? बच्चों तबीयत ठीक है या नहीं है ये बताएं। फॉर्म्स में डॉक्यूमेंट जिनको जमा कराने थे करा दिए और जिन्होंने नहीं कराने थे सही है सर, वो इंशाल्लाह थोड़े टाइम में जमा कराएंगे। कॉल तो सबको इंशाल्लाह आ जाएगी, है ना। चलें सर, इब्तिदा करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास की इब्तिदा करते हुए सबसे पहले मैं रिवाइज करवाऊंगा जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था और फिर हम इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे आगे। अब तक जो हमने पढ़ लिया था उसको एक दफ़ा क्विकली रिवाइज करते हैं और फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा सर IFRS 15 जब हमारे पास आया तो इसने हमें कुछ चीज़ें बताई। इसने कहा कि भाई रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स जो है उस पर मैं आया हूँ। और कस्टमर्स कौन होते हैं? हमने कहा कस्टमर्स वो होते हैं जो कि कंपनी का, एंटिटी का ऑर्डिनरी आउटपुट जो है खरीदते हैं। सही है सर, हमने कहा जो कि एंटिटी का ऑर्डिनरी आउटपुट खरीदते हैं उनको हम प्यार से कहते हैं कस्टमर्स। सही है सर, ठीक है सर। फिर ये जो कस्टमर्स होते हैं ये हमने कहा इनको हम जब सेल्स करते हैं तो ये आ जाता है इस IS के एम्बिट में, IFRS 15 के एम्बिट में। या हमने कहा इसने कोई 3-4 इफ्रिक्स को और 2 ISs IS 11 और IS 18 को रिप्लेस किया, 3 इफ्रिक्स और एक SIC को भी रिप्लेस किया। फिर हम आगे बढ़े थे और हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास रेवेन्यू क्या होता है, वो इनकम होती है जो कि ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से आती है। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होती है, ये हमने कहा वो प्राइस होती है जो कि आपको मिलती है कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें से आप वो प्राइस माइनस कर देते हैं जो किसी और के बिहाफ पे मिल रही होती है। सर फिर हम मजीद आगे बढ़े थे और मजीद और शदीद आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था, मजीद आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा था कि हमारे पास 5 स्टेप मॉडल में सबसे पहला स्टेप होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दूसरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो, तीसरा ट्रांजैक्शन प्राइस हो, चौथा एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस हो, पांचवा हमने कहा कि आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। इसमें सबसे पहले हम आए थे, हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थे। हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल, रिटन और इम्प्लाइड। सही है सर, डिपेंड करता है कस्टमरी बिजनेस इज इम्प्लाइड। आगे जाके दुनिया जिस कदर आगे बढ़ रही है हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड की तरफ जाते जाएंगे। सही है सर, आपके मोशंस पे आप चीजें जो है खरीदते जाएंगे और हमने कहा ये सब चीजें। फिर हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब उसमें कितनी चीजें होंगी, 5 चीजें। पहली चीज हमने कहा क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज से अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरी चीज पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हो। तीसरी चीज पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हो। चौथी चीज कमर्शियल सब्सटेंस हो। कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है कि आपको अभी बेशक फौरन तो प्रॉफिट नहीं हो रहा लेकिन आपको उम्मीद हो कि आगे जाकर के क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और 5वीं चीज क्या पढ़ी थी हमने पढ़ा था कि सर 5वीं चीज है कि जो अमाउंट हो उसका मिलना आपको यकीनी हो, रिसीवेबल हो, आपको लगता हो कि जो अमाउंट था उसकी कंसीडरेशन क्या होगी, रिसीव हो जाएगी। सर फिर हम मजीद आगे बढ़े थे और शदीद आगे बढ़े थे। मजीद आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताएं सर। हमने एक इसकी एग्जांपल भी देखी थी कि अगर हमें जो है कोई नॉन रिफंडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और उसके नॉन रिफंडेबल अमाउंट मिला है और अमाउंट जो हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है तो वो अमाउंट हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। सही है, और उनमें से अगर कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो हमने कहा हम तब भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे अगर हमने अपने हिस्से का काम कर लिया हो सब्सटेंशियली और हमें कंसिडरेशन भी रिसीव हो गई हो। तो सर यहां तक हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। 5 स्टेप मॉडल था। कौन सा मॉडल था? 5 स्टेप मॉडल था। और 5 स्टेप मॉडल में हमने कहा कि सर पहला स्टेप हम पढ़ चुके थे। यहां तक ऑनलाइन वाले बच्चों, फिजिकल वाले बच्चों, कोई सवाल आपको तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं है तो बढ़ जाएंगे। सर याद रखें बड़ा इंटरेस्टिंग IAS होने वाला है ये। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट यू कैन से आस्क्ड IAS है। इसके ऊपर एग्जामिनर भैया ने बहुत सारी चीजें पूछी हैं। यहां तक अगर आपका कोई भी सवाल नहीं है तो बढ़ जाएं आगे। चलें सर, दूसरी चीज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। व्हाट डू वी मीन बाय, पहले स्टेप पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पढ़ लिया। अगला स्टेप क्या है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। उर्दू में, सलीस उर्दू में अपने पास लिखें, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है वो काम जिसके करने के पैसे मिले।
वो काम जिसके करने के पैसे फर्म की तरफ आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? आपने कहा मुझे फर्म को पूरा महीना रुकना है, जो काम है वो करके देना, आपकी क्या है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। केएनएस की तरफ मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? टीचिंग सर्विसेज। केएनएस की आप लोगों को जो है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? क्लासेस को अरेंज करके देना। ये हमारे पास सर क्या है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये कंपनी जिससे मैंने मार्कर खरीदा था उसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या थी? मार्कर देना। अब सर आए, मैं कहता हूं बड़े गौर से, सबकी तवज्जो इधर। ये वो एरिया था जिसको सबसे ज्यादा एड्रेस होने की जरूरत थी। क्या IAS 18 में एक बहुत बड़ा मसला था? क्या सर? दुनिया में एक कल्चर आया, फ्री 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 फ्री, हर चीज फ्री में लो। अब सर ये जो फ्री वाला कल्चर आया ना, इससे एक नुकसान हुआ। और नुकसान क्या हुआ? इससे एक नुकसान ये हुआ कि लोगों ने कहा मेन चीज होती थी और उसके साथ एक छोटी सी चीज फ्री में देते थे और फ्री वाली चीज के ऊपर कुछ रेवेन्यू का पोर्शन डालते ही नहीं थे। यार नीचे ना कुछ हैंडआउट्स होंगे ना अपने फैकल्टी रूम में, वो हैंडआउट्स लिया। एक इसको हैंडआउट दिखा दे, वो अपना मॉइस कैसा होगा तो ताकि इस किस्म के हैंडआउट्स IFRS 15 के, सही है? ये हैंडआउट नीचे पड़ेंगे, वो लेके आ जा। हाँ सही सर। अब सुनिएगा, हमने कहा कि सर IFRS 15 में सीन ये हुआ कि जो है इसने आके IAS 18 कहता था, अभी फॉर एग्जाम्पल ये AC है, मैं आपको AC दे रहा था और उसके साथ में कहता था आप मुझसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी ले लें, घर तक पहुंचा के दूंगा AC। IAS 18 कहता था सारे का सारा रेवेन्यू AC का है। IFRS 15 ने कहा बिजनेस में एक बात याद रखना, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लंच। कुछ भी फ्री नहीं होता। अगर कोई चीज सही ना फ्री है, ऊपर सुना है ना आपने एक मशहूर प्रोवर्ब जो है, इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। तो आप प्रोडक्ट हैं। तो बोला यार कुछ भी फ्री नहीं होता। IFRS 15 ने कहा कि आपको अगर आप AC के साथ साथ घर तक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी दे रहे हैं तो अपने रेवेन्यू को एलोकेट करना है AC में और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के अंदर। तो IFRS 15 ने कहा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सवाल में आइडेंटिफाई करना कि किस काम के बदले में पैसे मिलेंगे और काम कितने करने हैं और काम कितने करने हैं। सर याद रखें ये एक बड़ा टेक्निकल एरिया है। तो आए सर, इसके ऊपर अब हम पढ़ने जा रहे हैं। मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? इसके ऊपर हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था, उसमें से परफॉर्मेंस समरी वाला हैंडआउट आई बिलीव सबके पास है और ग्रुप पे भी है। नहीं है तो कोई मसला नहीं, अभी मैं इसका स्क्रीन पे खोल लूँगा। फिजिकल में जिनके पास नहीं है तो वो अभी आ जाएंगे, टेंशन ना लें। माशाल्लाह ये अवाम शुरू से ही इतनी ऑनलाइन सेंट्रिक है। सही है सर, आगे जाके जो है ना आप लोग माशाल्लाह ऑनलाइन की तरफ ही जाएंगे और सही है, कोई बुराई भी नहीं है अगर आप ऑनलाइन में बार बार कह रहा हूँ ऑनलाइन लो, डिसिप्लिन रखो, हफ्ते हफ्ते चीज़ें ख़त्म करो, एंड में मसला नहीं होगा, तुम देखना। नहीं तो सर मैं आपको बता दूं खुदा ना खास्ता बच्चे को एंड में एक आध पेपर छोड़ना पड़ता है अगर वो ऑनलाइन में डिसिप्लिन पे नहीं आता। चले सर, पिछली क्लास में हमने वो पढ़ा था समरी वाला हैंडआउट। ये समरी सारी लास्ट डे डिवीजन है, आपको पूरा पूरा स्टैंडर्ड इंशाल्लाह आखिरी दिन इन समरी से रिवाइज हो जाएगा। सही है सर, तो आए पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस इन कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पेज नंबर 1 पे है हम, हैंडआउट समरी वाले हैंडआउट के। सही है, जो बच्चे रिकॉर्डिंग में होंगे उनके लिए भी। सही है सर, जिनके पास हैंडआउट नहीं है हैंडआउट फिजिकल वाले ले सकते हैं। Performance obligation is a promise to transfer to the customer either। Performance obligation क्या है? एक प्रॉमिस है कि आप कस्टमर को ट्रांसफर करेंगे टू कस्टमर आइदर गुड सर्विस और अ बंडल ऑफ गुड और सर्विस दैट इज डिस्टिंक्ट, और कह रहा है सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज दैट आर सब्सटेंशियली सेम एंड हैव सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर टू कस्टमर। अब बड़े गौर से सुनना है मेरा बच्चा। हमने कहा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये होती है कि आप कस्टमर को जो है गुड और सर्विसेज दें और जो कि गुड और सर्विस डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या? एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। गुड अलग हो, गुड्स वो आपसे ले, सर्विस किसी और से ले सकते हैं, अभी और पढ़ेंगे। या एक सीरीज ऑफ गुड और सर्विस हो। क्या मतलब? हमने किसी से राब्ता कर लिया कि हम आपको हजार जो है ये मार्कर देंगे 1 साल के अरसे में। अब ये जो हमने मार्कर को देने के 1 साल में वादा किया, इसको हमने क्या किया? ये क्या है? सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड और
सर्विस। अब सर आते हैं, एक चीजें पहले मैं इसको आपको आसान करके समझाऊंगा, फिर मुश्किल। हैंड आउट है सबके पास? तो जो है उधर दे दे हीरो। हमने कहा ये पिछली क्लास वाली, अब सुनिएगा जल्दी कर भाई, जल्दी करो, मैट चले। नहीं है? हाँ थोड़ा इसमें नहीं है ये वाला, ये समरी वाला है, दूसरा क्वेश्चन वाला नहीं है। दूसरा क्वेश्चन वाला भी उधर ही होगा, अपना देख कर आजा हीरो, जल्दी अपना हीरो जल्दी देख करके आजा। अबे भाई खामोशी, हीरो टाइम देखने वो नहीं कर। माना कि तू उसका वो है रिश्तेदार है, किसका? अपना राशिद का, लेकिन जल्दी कर आ जाए। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मेरा बच्चा इधर देख ले, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सवाल में एक होगी, कब सवाल में एक से? हमने कहा सर अब इसके लिए एक चार्ट बना रहा हूं, इसको आप कॉपी करें। चार्ट बना रहा हूं, इसको आप कॉपी करें। अब इधर देख लें, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के ऊपर आ रहे हैं, और ये जो हम चार्ट बना रहे हैं इसके ऊपर लिख दें व्हेन देयर आर मोर देन वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कब सवाल में एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी? बायर्स पर्सपेक्टिव और सेलर्स पर्सपेक्टिव। बायर्स पर्सपेक्टिव, सेलर्स पर्सपेक्टिव। हमने कहा व्हेन बायर कैन टेक benefit from each obligation separately, each obligation separately and independently from other, independently, or seller's perspective when they are separately identifiable for seller also, identifiable for seller also। सवाल में कब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक होगी, कब एक से ज्यादा होगी, ये मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया है। फिर इसको अभी पढ़ेंगे आईएएस की जबान में और डिफरेंट सवालात करेंगे, जिनकी मदद से आप मुझे बताएंगे कि सर सवाल में एक ऑब्लिगेशन है या एक से ज्यादा है, कितनी है। सर याद रखें बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, और आगे जाके मैं आपको बता दूं, जो मेरे दोस्त वगैरह यूएस में, वो कहते हैं सबसे ज्यादा शरारतें IFRS 15 में निकल कर आ रही हैं। क्यों निकल कर आ रही हैं? क्योंकि हमने कहा सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स इसी के अंदर हैं। सही है सर? तो सबसे ज्यादा शरारतें भी किसमें आएंगी? मतलब IFRS 9 भी, बट IFRS 9 का पता है मसला क्या है? बहुत सारों को ही समझ में नहीं आता दुनिया भर में, ये फिर समझ में आ जाता है, उसके भी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं, ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। सही है सर? तो आए सवाल में कब एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी, कब एक से ज्यादा, बायर उनसे सेपरेटली बेनिफिट ले सके, इंडिपेंडेंटली ले सके। सही है सर? मतलब बायर चाहे सिंपल अल्फाज में तो वो एक ऑब्लिगेशन, मतलब एक काम किसी से करा सकता है, दूसरा किसी से। और हमने कहा सेलर के लिए भी वो क्या हो, सेपरेटली आइडेंटिफाइएबल हो। सेलर के लिए भी वो क्या हो, सेपरेटली आइडेंटिफाइएबल हो। अब आए सबकी तवज्जो मेरी तरफ। सर मैं गया सदर मोबाइल मार्केट, एसी लेने गया, कंपटीशन का दौर है। किसका दौर है? हर बंदा मुझे एसी दे रहा था। एक बंदा आया, उसने कहा सर मैं आपको पैकेज दे रहा हूं। ये अगला बंदा आपको 60,000 में सिर्फ 1 टन का एसी दे रहा है, मैं आपको 60,000 रुपए में, बल्कि 61,000 रुपए में एसी भी दे रहा हूं, आपके घर पर इसको डिलीवर भी करवा रहा हूं, एसी को आपके घर पे इंस्टॉल भी करवा रहा हूं। तो वो बंदा मुझे कितनी सर्विसेज दे रहा है? 3। इसको यहां पर फिट करते हैं। क्या मेरे लिए तीनों अलग अलग है? हाँ।
भाई एसी एक बंदा ले रहा है, अगर ये मुझे ट्रांसपोर्टेशन नहीं देती तो मुझे रक्षा सुजुकी करानी पड़ती। सही है सर, तो रक्षा सुजुकी का बेनिफिट मुझे अलग मिल रहा है। सही है, जिसको मैं सेपरेटली इंजॉय कर रहा हूँ। तीसरा, अगर ये इंस्टॉलेशन सर्विसेज नहीं देता तो मुझे एसी वाले को बुला के इंस्टॉल, तो ये बंदा क्या है, सेपरेटली दे रहा है। इस पे आता हूँ, when they are separately identifiable for, क्या मतलब है सेलर के लिए सेपरेटली आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है, सुनिएगा। सेलर को उनकी एक अलग कॉस्ट आ रही है, एक सेलर का उस पर अलग टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। सेलर ने कहा हाँ भाई मैं आपको एसी दे रहा हूं, सुजुकी वाला है, उसको मुझे अब पैसे देने हैं, या मेरी अपनी सुजुकी है तो मुझे उसको चलाने की पेट्रोल की अलग कॉस्ट है, आपके घर पे इंस्टॉलेशन है तो जो बंदा आके इंस्टॉल कर रहा है उसको मुझे पैसे देने, मेरे लिए भी क्या है, अलग अलग है। सही है सर, तो हमने कहा सवाल में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कब एक है कब एक से ज्यादा है। अब आए आपको मैं एक दूसरी एग्जांपल देता हूं। सर मैं अगर आपको ये समझें, एक दीवार बनाकर दे रहा हूं, एक दीवार बना करके दे रहा हूं, तो मुझे बताएं अब दीवार के लिए मुझे ब्रिक्स भी लाने हैं, दीवार के लिए मुझे सीमेंट भी लानी है, मुझे बाकी मटेरियल भी लाना है। तो सेलर कह रहा है कि भैया मेरे लिए तो अलग अलग काम है, ब्रिक्स लाना, बाकी मटेरियल, मजदूर को पैसे देना। क्या मुझे बताएं बायर क्या ब्रिक्स से सीमेंट से अलग अलग बेनिफिट ले सकता है? ले सकता है? नहीं सर, बायर इनसे अलग अलग बेनिफिट। तो अब हमने कहा सवाल में कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक है। क्या हम यहां पर क्लियर हैं? तो लिखने ऑनलाइन वाले बच्चों सीसी, ताकि फिर हम इसका प्रैक्टिकल सवाल देखें। क्या हम क्लियर हैं? दोनों पर्सपेक्टिव से अलग अलग होंगे। यस सर, दोनों पर्सपेक्टिव से अलग अलग होंगे। आए अब हम सवाल देखते हैं सर, आ जाएं। इसके अब हम देखेंगे बेशुमार सवालात, इसके हम देखेंगे बेशुमार सवालात। बेशुमार सवालात क्या हैं इसके, हम इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि सर जरूरी है। आ जाए दूसरा वाला जो हैंड आउट था। सही है सर, दूसरा वाला जो हैंड आउट है समरी के अलावा वाला, समरी का हैंड आउट मैं अलग दे रहा हूँ। अच्छा एक बात, ये मैं आज बुक भी ले आया हूँ कुछ बच्चों को, ये बुक आपको केएनएस से मिल जाएगी। ये हमारा वॉल्यूम 1 है, इंशाल्लाह वॉल्यूम 2 भी आ रहा है, इसके अंदर IFRS 15 है, कंसोलिडेशन वगैरह है। ठीक है सर, वॉल्यूम 2 जो आ रहा है उसके अंदर बाकी चीज़ें भी होंगी इंशाल्लाह, IFRS 9 भी है। तो सर ये 2 किताबें जब आप इंशाल्लाह ले लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पर हमने इन सबको इसमें बुक्स में डाल दिए। चले मेरा बच्चा, अब हैंड आउट पे आप आ जाएंगे और मैं आ रहा हूं हैंड आउट के क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 12। जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे उनको हैंड आउट देखना पड़ेगा, पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 12, जिसपे हैंड आउट का नाम है IFRS 15 दिसंबर 22 एंड जून 23। डिस्टिंग गुड और सर्विसेज। Pico sells 10 washing machines for ₹20,000 each to a retailer को RC. PL also provides following free of cost. मशीन बेच रहे हैं और इसके अलावा हम कुछ चीजें फ्री में भी बेच रहे हैं। उनमें पहली चीज क्या है? फ्री सर्विस एंड मेंटेनेंस फॉर 3 years. 10 kg of washing powder every month for next 18 months. A discount voucher for a 50% discount if next purchase is made within 6 months. How many performance obligations are in the contract? कितनी है? सब बताएंगे। बायर के लिए कितनी अलग अलग है, सेलर के लिए भी, और दोनों में जो जिसके लिए लोअर होंगे उसकी तरफ जाएंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों पढ़े के बायर उनसे अलग अलग बेनिफिट ले सकता है क्या? सेलर के लिए भी उनकी अलग अलग कुछ कीमत है, कुछ वर्थ है। कितने लोग कह रहे हैं 3 है? ऑनलाइन वालों 3 वाले हाथ उठाएंगे, रेज हैंड। ओके, कितने लोग कह रहे हैं ओहो ओहो ओहो, ऑनलाइन में नंबर बढ़ता जा रहा है। हाँ सर, कितने लोग कह रहे हैं 4 हैं? सवाल में ऑब्लिगेशन ही 4 हैं, 4 वाले। ओहो ओहो माशाल्लाह, ये सर पास कर चुका है। कितने लोग कह रहे हैं 2 है? सर 4 है।
क्यों सर आए? हमने कहा इस सवाल में ऑब्लिगेशंस देखते हैं। पहली चीज वॉशिंग मशीन, ये एक ऑब्लिगेशन भाई, फ्री सर्विस एंड मेंटेनेंस, कोई मसला हुआ। दूसरा बायर के लिए अलग बेनिफिट है ना सर। तीसरी चीज वॉशिंग पाउडर मिल रहा है सर, बायर को नहीं मिलता तो उसको बाजार से खरीदना पड़ता ना, और वॉशिंग पाउडर से सेपरेटली बेनिफिट भी मिल रहा है उसको, है ना सर। इस मशीन में नहीं किसी भी मशीन में यूज कर सकता है ना सर। चौथी चीज डिस्काउंट वाउचर, क्या मिल रहा है? डिस्काउंट वाउचर। अगर कोई फ्यूचर में परचेज करता है तो क्या मिल जाएगा उसको? डिस्काउंट। इसकी भी तो सेलर के लिए अलग है ना, कि अगली ये चीज कोई भी जो है परचेज करेगा तो लाख की चीज कितने की देनी पड़ेगी? 50,000 की। तो यहाँ पर हमें जो रेवेन्यू मिलेंगे, पैसे मिलेंगे 20,000, उसको कितने में तोड़ना पड़ेगा? 4। कैसे तोड़ेंगे अभी इसकी बात नहीं कर रहा, अभी ये पता करवा रहा हूं तुम्हारा कॉन्सेप्ट के कितनी चीजें तुम्हें ये पता चल जाए। आए सर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब बिल्डर को promises to build customer X a wall. Builder को delivers the bricks to customer X premises and then will build the wall for customer X. How many performance obligations are in the contract? सर हमें लोअर पे जाना है। बायर से जिसके लिए भी लोअर होंगी टोटल उतनी होंगी, एक ही है। बायर ने कहा भाई तू मुझे दीवार जो है पूरी बना के देगा तो मेरे काम की है, तो मुझे अलग ब्रिक्स ले ले, जो है सीमेंट दे दे, मैं किसी का सर फाड़ सकता हूँ लेकिन मेरे किसी काम की वैसे वो। तो इस सवाल में कितनी ऑब्लिगेशन है? एक है सर। ये तो मैंने बहुत सारे बच्चों को FAR 1 में भी करा दी थी। अब आए ना, बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आए। सर ये मैंने लिखा है IFRS किट और लिखा हुआ है IFRS बॉक्स। अब आप बड़े हो गए, आपको ये भी पता होना चाहिए IFRS बॉक्स क्या है। IFRS बॉक्स है, ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर दुनिया भर के प्रोफेशनल्स जाते हैं। क्यों सर? देखिए IFRS से ना एक चीज मिलना बहुत मुश्किल होती है, हम देखेंगे भी, लेकिन ये IFRS बॉक्स जो है ना, अभी भी अब जो बच्चे ऑनलाइन में ना IFRS बॉक्स पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। एक इसमें सिल्वर्स्ट्री या कोई बाजी है, हम बल्कि आपको दिखा भी देते हैं IFRS बॉक्स, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखा रहे हैं। सही है सर। तो आपने कहा सर देखें ये आ गया, अब इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें इन बाजी ने डाली हुई हैं। सही है सर। तो ये देखें पूरी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो ये कुछ सवालात भी इन्होंने डाले में। सवालात ऐसे हैं कि जो आपको समझ में वैसे नहीं आएंगे अंटिल अनलेस आप टीचर हो या आप वो स्टूडेंट हो जो कि आखिरी महीने में पढ़ लो, तो आपका सीरियस। सही। तो वहाँ से सवाल उठाया गया है, आ जाएं पढ़ते हैं क्या है। और ये लिखा हुआ है सिमिलर टू IFRS 15 एग्जाम्पल नंबर 12। हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स होती हैं और IFRS 15 तो एग्जांपल से बड़ा हुआ है, 65 एग्जांपल्स है, कहीं ना कहीं हम सब कवर कर लेंगे। सही है सर। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं टॉपिक करा सकता कि किस हैं तुम्हारे सिलेबस में बाकी नहीं है, यहाँ पर सब है। आए क्या कह रहा है? ABC कॉर्पोरेशन प्रोड्यूसर ऑफ क्लीनिंग मशीन सेल्स their cleaning machines to various companies. Determine the performance obligations in the following contracts. In contract with the client, ABC promises to deliver 10 cleaning machines for total price of rupees 20,000. Contract A contains a clause about free repair and maintenance services within 2 years after purchase. कितनी obligations है? 2 obligations है। क्या? मशीन और, चले आसान है, फिर आते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट बी ABC promises to deliver 5 cleaning machines for total price of rupees 10 lakh. No warranty is promised in the contract. However, ABC Corporation is well known for its perfect customer service and providing 1 year free repair services in the past. एक है या 2 है? एक है या 2 है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे हमें। सर 2 हैं। देखें सर, हर बात कही नहीं जाती, हर बात कही नहीं जाती, लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको केएनएस की चलिए एग्जांपल देता हूँ। भाई हम आपको क्लासेस देते हैं, आपने FAR 2 पढ़ा मुझसे, हमने आपको क्लासेस दी, कसम से केएनएस ने कहीं भी ये बात नहीं लिखी कि हम आपको व्हाट्सएप सपोर्ट देंगे थ्रू आउट और एंड तक, लेकिन केएनएस देता है ना। तो हमने कहा तो इम्प्लिसिट ऑब्लिगेशन क्या थी? क्लासेस तो अपनी जगह, व्हाट्सएप सपोर्ट भी आपको दे रहे हैं। तो यहां पर भी हमने कहा सर यही कॉन्सेप्ट, एक होता है एक्सप्लिसिट ऑब्लिगेशन, एक होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट खुल के बयान कर दिया, इम्प्लिसिट लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन देते हैं। अब आए इसको मैं कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे कनेक्शन बहुत जरूरी है। IS 37 पढ़ा है,
उसमें कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन पढ़िए, वो क्या कहता है, पास्ट प्रैक्टिस। आपने कहा कि नहीं है, लेकिन पास्ट प्रैक्टिस क्या है कि हाँ भाई हम देते हैं, तो इस केस में कस्टमर केस भी कर सकता है कि यार तुम देखो, वैसे तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है, लेकिन मेरी फुप्पो के लड़के ने तुमसे मशीन ली थी, तुमने उसको तो फ्री सर्विस दी थी, मुझे नहीं दी। समझ रहे हो? तो हमने कहा कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है कि आप सर्विसेज देते हैं, तो आपको यहाँ पर रेवेन्यू को किस में तोड़ना पड़ेगा, 2 में। आए तीसरे केस पे आते हैं। कह रहा है इन कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट सी एबीसी प्रॉमिसेस टू डिलीवर 50 क्लीनिंग मशीन्स फॉर टोटल प्राइस ऑफ ₹1. No warranty is provided in the contract and the ABC usually does not provide any free services in the country of client. However, after the contract is signed, ABC offers to provide free maintenance services to any party that purchases the cleaning machine. हाय, ये टेक्निकल है। 1 या 2? 1 है या 2 है? सवाल है कि यहां पर ऑब्लिगेशन 1 है या 2 है? कितने लोग कह रहे हैं 2 है, मतलब जिसको हमने बेचा है, हम सी की बात कर रहे हैं, क्लाइंट सी। हाँ भाई, क्लाइंट सी के ऊपर 1 ऑब्लिगेशन है, 2 है? बताओ, अब बड़े हो गए हो, प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी है मेरा बच्चा। क्लाइंट सी के हाय, ये हो गया ना पंगा। चलें सर, इसका सही जवाब है 1 है। वो हमने कहा भाई तुमको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और तुमको मैंने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे कह दिया कि तुम लोगों को जो FFR वाले बच्चे उनको फिजिकल के साथ रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। अब एक नया बंदा आता है, उसको मैं कहता हूँ यार सिर्फ फिजिकल का एक्सेस है, तो वो अब नए रूल्स नए के लिए अप्लाई होंगे। क्या अब हम ऑनलाइन में सिर्फ क्या करेंगे, फिजिकल का एक्सेस है, पुराने के लिए सेम है। तो हमने पुराने वाले को जब बेचा, हमने वॉशिंग मशीन दी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, उसके बाद हमने कहा अब दैट परचेसेस, अब अगर कोई भी हमसे मशीन खरीदेगा तो हम उसको क्या करेंगे, फ्री सर्विसेज देंगे। लेकिन जो सी के साथ हमारा एग्रीमेंट है उसमें कितनी ऑब्लिगेशन है, 1 है। हम उसको कहेंगे भैया देख, सही है, सही है सर। अगर हम बाद में कर रहे हैं तो इसका मतलब ये समझें कि टर्म्स आर नॉट क्लियर। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने कहा आपको हम फ्री सर्विस देने के लिए बाउंड नहीं है। तो सर इस थर्ड पॉइंट को मार्क एज इंपॉर्टेंट कर लें जी। नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन नहीं होगी, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन होती है जब एग्जिस्टिंग के साथ ही हम चेंज करें। ये तो हम कह रहे हैं किसी और के लिए, मतलब अब से जो खरीदेगा। सही है सर। अब ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल मैं उस पे आ रहा हूं, 8 के क्वेश्चन नंबर 8 इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 11। इसका ऊपर वाली का पार्ट नंबर सी को लास्ट डिवीजन रखें, पेपर में किसी तरीके से ये पूछ सकता है, आपको गुमराह कर सकता है, तो आपके पास मार्क होना चाहिए। 7 के 1 का आंसर, एक बच्चे ने पूछा सर 7 के 1 का आंसर दे दें, तो मेरा प्यारा प्यारा बच्चा 7 के 1 का आंसर था कि हमारे पास 2 थी। सही है जी। हाँ सर, अगर बिल्कुल सही है कि अगर उसको फ्री सर्विस चाहिए तो उसको दूसरी दफा परचेस करने आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8, एन एंटिटी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर enters into a contract with a customer to transfer a software license, perform an installation service and provide unspecified software updates and technical supports online and telephone for a 2-year period. The entity sells the license, installation service and technical support separately. फिर आते हैं केस A, distinct goods or services. The installation services include changing the web screen for each type of user. For example, marketing, inventory management and information technology. मतलब जो नहीं सॉफ्टवेयर में आप लॉगिन हुए तो इन्वेंट्री वाले को सिर्फ इन्वेंट्री नजर आ रहा है, मार्केटिंग वाले को सिर्फ मार्केटिंग का पोर्टल नजर आ रहा है। सही है जी। फिर installation services routinely performed by other entities and does not significantly modify the software. Software remains functional without the updates and technical support. सही है सर। अब पहले तो मुझे बताओ, जो अगर हम एक सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं, कस्टमर को हम एक सर्विसेज दे रहे हैं जिसमें तुझे लाइसेंस भी देंगे, इंस्टॉलेशन भी करेंगे, अपडेट्स भी देंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे, कितनी सर्विसेज हो गई? कितनी सर्विसेज हो गई? 4। कितनी हो गई? 4। फिर आ रहा है
केस ए में ये यही बता रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है। देखो स्टैंडर्ड की एग्जांपल ना कभी कभी ऐसी होती है ऊट पटांग सी, कहीं से भी शुरू होगी कहीं से भी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें इसका जिस्ट लेना होता है। केस बी में कह रहा है सिग्निफिकेंट कस्टमाइज Contact specifies that as part of installation service, software is to be substantially customized to add significant functionality to enable the software to interface with other customized software application used by the computer. Customized installation services can be performed by other entities. इसका ये यहाँ पर कितनी है भाई? हमने कहा देखो ऊपर वाला केस था, केस ए में इंस्टॉलेशन दे रहे हैं, बाकी वो सब है। केस बी में वो ऐड कर रहा है, ऊपर वाली सारी सर्विसेज है, बट इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमने एक और चीज कही, हमने कहा कस्टमाइजेशन भी कर देंगे। कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर की क्या होती है अब सुनना, तुम लोग अब इंशाल्लाह कंपनीज पे जाओगे, लेजर सुन, कंपनीज में जब तुम जाओगे तो खुदारा सॉफ्ट, मैंने पूरा SAP चलाना सीखा था नेशनल फूड्स पे। सर चलाना सीखना, क्लाइंट से कोशिश करना तुम्हें एक्सेस मिल जाए। वैसे क्लाइंट बड़ा स्मार्ट होता है, तुम्हें कभी भी सॉफ्टवेयर का बहुत कम क्लाइंट देंगे एक्सेस, सही है सर, लेकिन क्लाइंट से आपको पूछना, क्लाइंट के पास हर चीज़ का सोल्यूशन। एक टिप भी दे दो, चलो के इलेक्ट्रिक में था मैं, शायद तुम लोगों को पहले भी कुछ बच्चों को बताई हुई, के इलेक्ट्रिक में था मैं, और मैं वहाँ पर क्लाइंट था, मैं के इलेक्ट्रिक में क्लाइंट था, और वहाँ से KPMG की तरफ से जॉब इंचार्ज थे ये जो आपके टैक्स के टीचर हैं सर मुजम्मिल हिमानी, सही है, ये जॉब इंचार्ज थे, और मैं मेरी के इलेक्ट्रिक में नई नई जॉब लगी थी, और इनका भी बिल्कुल आखिरी साल चल रहा था आर्टिकल्स का, यहाँ पे जॉब इंचार्ज बन के आए थे। तब ये यार इन्होंने हमसे पूछा कि भाई हमें जो है ना आप सैंपल देंगे और हम पॉपुलेशन देंगे और हम उसके ऊपर डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। हमने कहा हो ही नहीं सकता। क्यों? हमने कहा देखो यार टोटल जो पॉपुलेशन है ना के इलेक्ट्रिक की वो 24 लाख है, और तुम्हारे एक्सेल में लाइनें कितनी है? 10 लाख। हमने कहा हमारा डेटा तो एक्सेल पे आ ही नहीं सकता भाई, वो तो सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर का एक्सेस है, और हर यूजर का एक लाइसेंस होता है। के इलेक्ट्रिक तुम्हारे लिए लाइसेंस की कॉस्ट थोड़ी बियर करेगी, एक यूजर का लाइसेंस हमने कहा भाई बहुत महंगा होता है, हजारों में हो जाता है, तो भाई तुम्हें जो है ना पॉपुलेशन तो नहीं मिलेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर उसने कहा फिर, हमने कहा देखो यार तुम हमें सैंपल साइज बता दो, हम वो निकाल देंगे तुम्हें। उसने कहा सही है, सैंपल साइज उसने हमें बता दिया। अब हाँ, और हमने क्या टॉपिक, हमने कहा सैंपल साइज बताओ, वो हम निकालेंगे और उसके लिए हम अपनी IT की टीम को बोलेंगे। मैं क्लाइंट था, हमने कहा हम IT की टीम को बोलेंगे, IT की टीम निकाल करके देगी। उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनका सैंपल साइज लिख लिया। उसने कहा मुझे 40 ट्रांजेक्शन्स वेरीफाई करनी। सही, हमने कहा ठीक है भाई। अब वो गए, मैंने डेटा निकाला, और डेटे में क्या था, एक्सेल में 24 लाख कस्टमर थे। उन 24 लाख कस्टमर्स का डेटा एक एक्सेल शीट में नहीं आता था, 4 में आता था। हमने 24 लाख को 4 रीजन्स में तोड़ दिया था, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। किसी में 6 थे, किसी में 7 थे, किसी में 5 थे, तो वो तो एक्सेल में आ जाता था, वो रेडी भी पड़ा हुआ था। लेकिन हमने क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमें पता था उसमें गड़बड़ है। के इलेक्ट्रिक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके मोहल्लों में जो IBC होती है ना, क्या होती है, जो आपके मोहल्लों में IBCs आपने देखा होगा, आपके मोहल्ले का एक इलेक्ट्रिक का ऑफिस जिसको कहते हैं, उसमें लिखा होता है IBC। वो टारगेट मीट करने के लिए 2 नंबरी करती हैं, वो टारगेट मीट करने के लिए 2 नंबरी करती हैं। आप देखिएगा सर्दियों में आपके घर का जो है ना बिल टाइम से 1-1.5 हफ्ता लेट आता है। लेट क्यों आता है? इसलिए आता है कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो, यूनिट्स बढ़े, आपका स्लैब रेट चेंज हो जाए। और किसी का अब्बा भी इस बात को नोट नहीं करता। हमें तो पता था ना कि ये काम करते हैं। उमैर के घर का बिल है 3 दिन लेट कर दिया, तहा के घर का बिल है 6 दिन लेट कर दिया। क्यों? उनको पता ही नहीं चलेगा। हम क्या किस चक्कर में होते थे, मतलब हम नहीं, के इलेक्ट्रिक को IBC के भाई यूनिट्स बढ़ेंगे, इसके 300 यूनिट्स क्रॉस होंगे, स्लैब रेट बढ़ जाएगा, बिल ज्यादा, क्योंकि यूनिट जितने बढ़ते जाते हैं आप स्लैब रेट मूव होता जाता है, और बिल्कुल जो बेसिक वाला स्लैब होता है ना उससे आप दूर हट जाते हो। तो ये काम, ये सब चीजें नोट करने की होती हैं। आप जब ऑडिट पे जाए ना तो ऐसे ऑडिटर बने कि फर्म में भी इंप्रेशन देखो। याद रखो, शुरू के 2 साल फर्म में नाम कमाओ, आखिरी का 1 साल क्लाइंट पे नाम कमाओ। 2 साल फर्म में नाम कमाए, फर्म आप बोलेगी वाह भाई बढ़िया, सही, आपका नाम होगा। आखिरी का 1 साल क्लाइंट बोलेगा वाह भाई बच्चा बहुत तेज है, उठाओ, ये इतना अच्छा पुलिस वाला है तो ये चोर भी बहुत अच्छा बनेगा। सही है सर, ये पुलिस वाले की तरह सोच सकता है, कहाँ का पकड़े जाओगे। तो सर मैंने निकाले 6 रीजन थे, 40 सैंपल निकाले, 40 नहीं 50 निकाले। मुझे पता था 10 में गड़बड़ होगी, 10 में उसको कुछ चीज़ वेरीफाई करनी थी, उसमें गड़बड़ थी, 10 में नहीं थी, 4, 5, 6 में थी। मैंने उसको 45 दिए, और मैंने उसको ये कह कर दिया कि भाई देख, कोई गलती हो तो आगे किसी को बताना। हालांकि मुझे पता था गलती है ही नहीं, क्योंकि जो गलती वाले थे वो मैंने क्या कर दिए थे,
तो के इलेक्ट्रिक में हम पॉपुलेशन देने का सोच भी नहीं सकते थे और ऑडिटर को भी मजबूर कर देते, तुझे पॉपुलेशन मिलेगी ही नहीं। तो आपको क्लाइंट जगह जगह अच्छे अल्फाज में बेवकूफ़ बनाएगा और आप बनोगे। कोशिश करना कि बनो, लेकिन उसको चैलेंज दो, क्योंकि अगर आपने चैलेंज नहीं देना तो क्लाइंट के दिमाग में आता है माठा बच्चा है, फिर वो आपको जॉब के लिए भी कंसिडर नहीं करेगा। एक और बात से बात निकली, एक और क्लाइंट था, मैं एक और हाउस में ऑडिट में था, वहां पर भी हम यार देखो कहीं ना कहीं आपको जो है ना चीजें होती सही है, लेकिन अब डेटा नहीं मिल रहा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करते थे। उस कंपनी में 10 साल से ऑडिट करवा रहे थे, 1 साल पिछला मैंने भी करवाया था, उससे पहले भी कभी वो चीज़ पकड़ी नहीं गई। एक दफ़ा एक बच्चे ने पकड़ ली KPMG का, उसने पकड़ लिया, मतलब समझे 1000 में से एक ट्रांजैक्शन में वो मसला होता था, उसने वो पकड़ ली, हाथ रख दिया उसने उसके ऊपर। अब मैं परेशान, मैंने कहा इसका नॉर्मल आदमी नहीं पकड़ सकता। ऑडिट खत्म हुआ तो मैंने ख्याल निकलवा दी उसको, मैंने बुलाया, मैंने कहा तूने ये चीज़ कैसे पकड़ी थी? उसने कहा यार देखें मैं गाँव का लड़का हूँ सर, घर मेरा गांव में, तो मुझे यहाँ पे कुछ और शरीफ बच्चा, पढ़ाई वाला, कोई पार्टी वार्टी भी नहीं। उसने कहा मैं ना क्लाइंट पे जाता हूँ और पूरी की पूरी पॉपुलेशन वेरीफाई करता हूँ, सैंपल ही नहीं देखता। तो उसने कहा मैंने पॉपुलेशन वेरीफाई की, मुझे आगे करो। तो सर पॉइंट क्या है, मैंने उस बच्चे को नज़र में रख दिया। मैं कंपनी छोड़ भी रहा था ना, तो मैंने कंपनी को कहा, मैंने कहा इस बच्चे की आर्टिकल्स खत्म होने वाली है, अगर आपको अच्छी रिसोर्स चाहिए तो इसको नज़र में रखो, इसको बुला लेना। खैर उसकी PwC UK जॉब हो गई, वो चला गया, लेकिन बताओ सही है सर, क्लाइंट को अपनी तेजी बताओ। तो अब हमने कहा, हम थे सॉफ्टवेयर के ऊपर, हमने कहा एक नॉर्मल कस्टमाइजेशन होती है, एक चल रहा होता है लेजर, डेबिट और क्रेडिट। अब हमने कहा इस लेजर को हमें लाना है स्टेटमेंट फॉर्म में, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। तो हमने कहा तुझे इंस्टॉलेशन भी देंगे और कस्टमाइजेशन भी करके देंगे। तो अब मुझे बताओ कितनी ऑब्लिगेशंस हैं, 4 हैं या 5 हैं? देखो लाइसेंस दे रहे हैं, इंस्टॉलेशन दे रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, सही, अपडेट भी देंगे तुझे, जो भी फीचर में आएगी अपडेट भी, और कस्टमाइजेशन भी। तो कितनी ऑब्लिगेशंस हैं? 5। आपको रेवेन्यू को कितना में तोड़ना है? 5 में, सही है सर। तो पहले केस में 4 थी, दूसरे में कितनी है? 5 है। क्या हम यहां तक क्लियर हैं, वो भी क्रिस्टल वाले, यस और नो? पक्की बात है। तो सर, तो हमने कहा सर अब आ जाए फिर से समरी वाले हैंडआउट पे, समरी वाले हैंडआउट पे आ जाते हैं। मेरा बच्चा क्या कह रहा है, फिर नमाज का ब्रेक लेंगे फौरन से। समरी वाला हैंडआउट पेज नंबर 1। What is distinct goods / services? 2 criteria to be customer can benefit from the good or service। कह रहा है customer can benefit, summary handout page number 1, from good or service either on its own or together with other resources that are readily available to the customer। सिंपल अल्फाज में कह रहा है, सही है सर, कि कस्टमर उससे बेनिफिट ले सकता हो सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली। अगला कह रहा है कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड सर्विस थ्रू यूज, कंजम्पशन और सेल बट नॉट एज। वो बेनिफिट किस तरीके से ले सकता हो, खुद इस्तेमाल करे, कंज्यूम करे या बेचे, और हेल्ड इन अ वे टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट। वो चीज उसने किसी को लीज पर दे दी, उससे भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिल जाए ना, ना बेचिए ना कुछ, बेनिफिट मिल रहा है, उसको बेनिफिट है ना भाई। कस्टमर है, मतलब कस्टमर बेनिफिट कैसे ले रहा है, मैंने तुझे ये चीज दी और कस्टमर ने ये चीज तू ना किसी को बेची थी, तुझे बेनिफिट तो मिल गया ना। तो मेरा फिर कह रहा है प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड और सर्विस इज सेपरेबल फ्रॉम अदर प्रॉमिसेस। Assessment required judgment and consideration of all relevant facts and circumstances. Factors that indicate that good or service is separately identifiable include। अब इसको आप लिख दें, पेंडिंग लिखें, क्योंकि हम इसको आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है। यह आएगा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कि ये चीजें कैसे मीट होंगी। तो यहाँ तक, अभी तक आसान अल्फाज में मैंने क्या कहा, बायर के लिए भी अलग अलग और सेलर भी उनको अलग अलग मानता हो। किसी भी एक पार्टी के लिए अगर ये जो है एक हो गई तो हम करेंगे इसको एक ही मानेंगे। जैसे दीवार वाला केस था, सेलर कह रहा है मेरे लिए अलग अलग है, एक है। सर ये तो हो गया बेसिक। अब आएंगे सबसे ज्यादा शरारतों वाली जगह, ट्रांजैक्शन प्राइस। लेकिन 7:30 बजे जमात का टाइम है और अल्लाह की मदद तो बहुत जरूरी है, नहीं तो सर जिंदगी में मसाइल होते हैं। हम 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, मेरा बच्चा यहाँ पे 15 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे इसी अपनेपन के साथ। चले सर ये करते जाएं कॉपी, फिर इसके सवालात करेंगे। स्टेप 3 पे आ रहे हैं, कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर
वेरिएबल कंसिडरेशन, मैं आपको इन सबका पहले एक ओवरव्यू दूंगा। हीरो इसमें इंक भी भर दे। वेरिएबल कंसिडरेशन, इंक, और हमने कहा सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग सर कुल मिला करके ट्रांजैक्शन प्राइस में ये 4 शरारतें। कितनी शरारतें हैं? 4। ट्रांजैक्शन प्राइस, अमाउंट रिसीव कलेक्टेड हम पढ़ चुके हैं, माइनस ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज, ये होगा। एग्जाम्पल, 100 रुपए की चीज अगर मैं 117 की बेच रहा हूं, 17 रुपए में सरकार के लिए कलेक्ट कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं? तो मेरे लिए ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी होगी? 100। ये तो एक नॉर्मल काम है। वो पैसे जो आपको काम करने पे मिले, स्टेप 3 कहता है उसको डिटरमाइन करो ट्रांजैक्शन प्राइस को। अब इसमें कितनी शरारतें? 4। पहली शरारत नॉन कैश कंसिडरेशन। अब सर ये नॉन कैश कंसिडरेशन क्या होती है ये मुझे समझाएं। बिल्कुल समझाते, सुनिएगा मेरा प्यारा प्यारा बच्चा। सर नॉन कैश कंसिडरेशन क्या होती है? सर आजकल दुनिया भर में एक दौर है, और खास तौर पे मैं कहूं यूएस साइड पे बहुत ज्यादा दौड़ है, और आपने भी सुना हुआ होगा, सही है सर, कि नई कंपनियां बंदा खोद रहा है, आपको कह रहा है मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, एम्प्लॉयज को कह रहा है सैलरी नहीं दे सकता, शेयर होल्डिंग दूंगा। सही है सर। फेसबुक ने शुरू में ये किया, हमने कहा, अली बाबा वालों ने ये किया कि एम्प्लॉयज को कहा कि भैया तुम्हें क्या दे रहे हैं? शेयर्स। इसके ऊपर एक अलग स्टैंडर्ड है, क्या है? शेयर बेस्ड पेमेंट्स, IFRS 2, वो इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन सर उसका रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है? ये नॉन कैश। जरूरी नहीं है शेयर्स ही दें, यहां पर बार्टर वाली ट्रांजैक्शन भी आ जाएंगी। मैं आपको डस्टर बेच रहा हूं और आप मुझे उसके बदले में बॉटल्स दे रहे हैं, तो बार्टर वाली ट्रांजैक्शंस आपको मैंने कहा था ना कि सर वो जो होंगी वो अब यहां पर कवर हो जाएंगी। सही है सर। जो बार्टर वाली यूजुअली ट्रांजैक्शंस होंगी वो यहां पर इस तरीके से हम देखेंगे। फिर कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर, क्या सर मतलब इसका? हम कस्टमर को एक अमाउंट दे रहे हैं इंसेंटिव के तौर पे। सही है सर। आपने कहा कोको कोला इम्तियाज को कोर्ट ने केन भी दे रहा है, साथ में कुछ अमाउंट भी दे रहा है। सही है सर, कि भाई तुम इस अमाउंट से मार्केटिंग करना, स्पेस क्रिएट करना, शेल्फ स्पेसिंग वगैरह। वेरिएबल कंसीडरेशन, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, सबके ऊपर एग्जांपल करेंगे। वेरिएबल कंसीडरेशन क्या होती है? यार ये काम दे रहा हूं, अर्ली कंप्लीट कर लोगे, बोनस है इतना। ये फ्रीलांसिंग की वर्ल्ड में बहुत हो गया है भाई, डेडलाइन है इस काम की 25 दिसंबर। तुमने अगर इस काम को 20 दिसंबर को कंप्लीट कर लिया तो बोनस भी दूंगा, और अगर 25 के बाद किया तो डिडक्शन भी करूंगा। वेरिएबल कंसीडरेशन और सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग। व्हाट डू वी मीन बाय सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग? सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग क्या होती है? पैसे बाद में देना। ये चारों चीजें ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर क्या डालेंगी? खलल, है ना सर। तो आए सर, पहले हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शन प्राइस के मसाइल क्या हैं, और फिर देखेंगे उनको हमें हल कैसे करना है। सही है सर। तो आ जाएं, पहले जरा मैं आपको MCQs की दुनिया में लेकर के जाऊं। कहां लेकर के जाऊं? MCQs की दुनिया में हम जाएंगे, कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाएंगे, और हमने कहा फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। हमने MCQ नंबर 4 किया था क्या? कर लिया था ना लास्ट क्लास में? MCQ नंबर 4 कर चुके थे, ऐसा ही है। चलें सर, हमने अगर MCQ नंबर 4 कर लिया है तो फिर तो हमने कहा क्या जाए। अब हम चले MCQ के बगैर ही आगे बढ़ते हैं। सर ट्रांजैक्शन प्राइस, वो पैसे जो हमें मिल रहे हैं उसमें से वो पैसे माइनस कर देने जो किसी और के बिहाफ पे मिल रहे हों। तो आ जाएं सर, आ जाएं। अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए हम जो अगला काम करेंगे वो करेंगे अपनी अगली एग्जांपल, जो कि आ रही है हमारे पास नॉन कैश कंसीडरेशन की।
एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाएंगे। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट की पेज नंबर 13, समरी वाला हैंड आउट नहीं, दूसरा वाला पेज नंबर 13। रिक्वायर्ड हाउ मच रेवेन्यू वुड बी रिकॉग्नाइज्ड, कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए नॉन कैश कंसीडरेशन की। पहले एग्जांपल पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, आपसे आपकी कॉमन सेंस पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। AX Limited decides to take a contract to perform consulting service that would normally be valued at rupees 50,000. AXL determines that the service is single performance obligation. Customer company B agrees to pay AXL 1000 shares of company upon completion of services. Both accept the contract on 1 January 2017 when shares are valued at rupees 50 a share. On 1 Feb 17, AXL completes the services when shares are valued at rupees 52 a share. How much revenue should be recognized? इस सवाल को एक दफा फिर से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, उर्दू तर्जुमा करें। और मेरा सवाल है कि सर मुझे इस सवाल में ये बात पता है, मैं सर्विसेज दे रहा हूं, उसके बदले में मुझे शेयर्स मिल रहे हैं, सही है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस टाइम पे शेयर्स की वैल्यू 50 रुपए थी। कितनी थी? 50 थे। आज कितनी है? 52, 52। सर मैं शेयर्स को 50 पे वैल्यू करूंगा 52 पे। 50 या 52? ऑनलाइन वाले बच्चों आप ही हैं तो आप बताएंगे, जल्दी बताएं। 50 से 52। सर्विस की फेयर वैल्यू पे लेंगे, क्या करेंगे भाई? देखो सर्विस के बदले में कैश तो मिल नहीं रहा। तो IFRS 2 की अगर बोले तो किस अमाउंट पे फेयर वैल्यू आई है? सर्विस की फेयर वैल्यू है या शेयर्स की फेयर वैल्यू? ग्रांट डेट के ऊपर। सर वो एक हमने कहा तो अलग कंडीशन है ना। हमने कहा यहाँ पर हम जो है IFRS 15 के एम्बिट से बात कर रहे हैं, रेवेन्यू किस पर रिकॉर्ड करूंगा? मुझे तो शेयर्स मिल रहे हैं। देखिए IFRS 2 तो कहता है पेमेंट्स कर रहे हैं। IFRS 2 सर क्या करता है? जो कंपनी शेयर इशू करेगी ना उसकी अकाउंटिंग आपको बता रहे हैं। ये हम बात करें IFRS, जिस कंपनी को शेयर्स मिलेंगे, मैंने आपको काम करके दिया, आपने कहा सर मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, फीस के बदले में हम आपको पैसे नहीं दे रहे, हम आपको शेयर्स दे रहे हैं। अब मैं अपना रेवेन्यू किस पे रिकॉग्नाइज करूं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? नॉन कैश कंसीडरेशन की, कि मेरा रेवेन्यू किस पे रिकॉग्नाइज हो। सवाल है कि फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन या प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। 52 या 50? कॉमन सेंस क्या कहता है? क्या आप लोगों का कॉमन सेंस इतना कॉमन है? मेरा बच्चा बताएं, 52 या 50? हाँ जी सर 52 आ जाए। हम लिखेंगे नॉन कैश कंसिडरेशन। पैसे बाद में मिले, काम आज कर दिया, पैसे बाद में मिले। लिख लें इसके आगे रूल, रेवेन्यू would be recognized at fair value at time of completion। जो कंप्लीशन के टाइम पे फेयर वैल्यू होगी, रेवेन्यू उस पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। क्या हम क्लियर हैं? हाँ जी, क्या हम क्लियर हैं? रेवेन्यू वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू एट टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो सर जो ये वाला केस था, क्या ये वाला केस था? इसके अंदर हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे 1 Feb 2017 को। 1 Feb 2017 को। क्वेश्चन नंबर 9, 1 Feb 2017 क्वेश्चन नंबर 9। एंट्री बनाऊंगा इन्वेस्टमेंट डेबिट, मेरे पास एसेट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है मेरी, IFRS 9 इक्विटी इन्वेस्टमेंट मानते हो? इन्वेस्टमेंट डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, कितने से? 1000 इंटू 52 कितना हो गया? 52,000। चले मेरा बच्चा ये कॉपी कर लें और फिर अगले सवाल की तरफ जाएंगे, जिसको आपने पहले खुद ट्राई करना है और उसमें मैं थोड़ी सी शरारत डालूंगा।
बढ़ जाओ आगे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये सब आप सब कॉपी कर चुके हैं, तो अगला सवाल है जिसमें हम थोड़ी सी शरारत डालेंगे। IFRS 9 फेयर वैल्यू थ्रू P&L याद है तुम्हें? थ्रू P&L इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या करते थे? शेयर्स को हम हर क्या करते थे? रीमेजर करते थे ईयर एंड पे। ऐसा ही है सर। तो आए अगला सवाल पढ़ते हैं। नॉन कैश कंसीडरेशन क्या कह रहा है? इलस्ट्रेटिव एग्जांपल कौन सी है ये? 31. An entity enters into a contract with a customer to provide consultancy services for 1 month. The contract is signed on 1 January 2018 and works begins immediately और काम फौरन शुरू हो गया। In exchange for these services, the customer promises to pay 100 equity shares of per week of service. A total of कितने? 400 shares. The terms in the contract require that the shares must be paid upon the successful completion of each week of service. इसके आगे एक लाइन चाहें तो लिख लें, चाहें तो लिख लें। Entity follows fair value through P&L model of IFRS 9. ये FAR 2 में आप लोग बढ़ चुके हैं ना। फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाले मॉडल में इक्विटी में रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। द फेयर वैल्यू मतलब इक्विटी का गेन लॉस P&L में लेके जाते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स दैट आर रिसीव्ड अपॉन कंप्लीशन ऑफ ईच वीक ऑफ सर्विस आर एज फॉलोज। फर्स्ट वीक ऑफ जैन की 2018 थी, सेकंड की 53, 57 और 58। जर्नलाइज द अबव। 2 मिनट दे रहा हूं, सबने इसको जर्नलाइज करना है। 2 मिनट्स, केवल 2 मिनट्स। और मुझे फिजिकल में वो बच्चे बता दें कितने ऐसे बच्चे हैं जो आउटसाइड कराची वाले हैं। चैट में आउटसाइड कराची वाले बच्चे। ओके चलें, गुड है, चलें गुड है। चलो बाकी जो बच्चे रिकॉर्डिंग में आउटसाइड कराची वाले वो भी मुझे अलग से मैसेज करें। आए सर बढ़ूं मैं आगे। कर लिया सवाल, इजी है ये तो। ये स्टैंडर्ड्स की हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल का रेफरेंस भी, ताकि आपको पता चलता रहे कौन सी एग्जाम्पल का है। हम कर चुके हैं। डन और डन एंड डस्टेड या ओनली डस्टेड? चलिए सर आ जाएं। कॉन्ट्रैक्ट था जनवरी के अंदर, हर वीक के एंड पे हमने कहा हमें शेयर्स मिलते जाएंगे, है ना सर? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जी। सलमान डन, आ जाए, डन आ जाए। हमने कहा आ जाए सर, आ जाए। सवाल यहां पर कर रहे हैं एंड ऑफ फर्स्ट वीक, है ना सर? पहले वीक के इख्तिताम पे क्या एंट्री बनेगी?
इन्वेस्टमेंट डेबिट ते शेयर्स नहीं, रेवेन्यू कितने से? 50 इंटू 100, 5000 है ना सर। दूसरे वीक के एंड पे, एंड ऑफ सेकेंड वीक क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? 52, दूसरे वीक में 100 अलग मिल रहे हैं। 52 है 53 है, इंटू 100, 5300, ऐसा ही है सर। एंड ऑफ थर्ड वीक, तीसरा वीक हो रहा है खत्म, क्या करूंगा? हमने कहा काश ये एक्सेल में करता ना, टपा टप कॉपी पेस्ट। इन्वेस्टमेंट डेबिट रेवेन्यू कितने से? 57 इंटू 100 कितना? 4th वीक, चौथा हफ्ता क्या करेंगे? 4th वीक में क्या करेंगे सर? 4th वीक में करेंगे इन्वेस्टमेंट डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? इंटू 100 कितना हो गया सर? एक चीज तो आप बोल गए क्या सर, ये जो 100 शेयर्स यहां पर थे, ये सेकेंड वीक पे 53 पे नहीं लाएंगे? नहीं, क्योंकि ईयर एंड पे करना है बेटा। अकाउंटेंट चरिया हो जाएगा अगर उसको हर वीक पे ये इन्वेस्टमेंट को रीमेजर कराओगे। अकाउंटेंट बोलेगा मैं कोई और जोक टू यू, कोई और काम नहीं है भाई। IFRS 9 क्या कहता है कि आपको ईयर एंड पे, रिपोर्टिंग डेट पर या हाफ ईयर है उस पे इन्वेस्टमेंट को क्या करना है? रीमेजर करना है। हर वीक पे रीमेजर। भाई यूं तो स्टॉक मार्केट में रोज प्राइसेस चेंज होती हैं, अकाउंटेंट के पास कोई और काम नहीं है सर, इसीलिए हम क्या करते हैं? याद रखें, अगर आपके दिमाग ने आपको ये कहा ना कि हर वीक में कर दो और आपने कर दिया है तो याद रखें, हमने इसीलिए पहले रिवाइज करवाया था कि ईयर एंड पे ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी होती हैं। सही है सर? तो क्या हमें क्लियर है? नॉन कैश कंसिडरेशन है। अब मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है, पूछो। क्या सवाल ये है, सपोज करो शेयर्स होते प्राइवेट कंपनी के और वैल्यू आराम से नहीं निकाली जा सकती, फेयर वैल्यू, तो क्या करते? सवाल क्या पूछा मैंने? ये तो हमने अज्यूम कर लिया लिस्टेड कंपनी वैल्यू वगैरह गिवन है। प्राइवेट कंपनी के शेयर होते तो क्या करते? वैल्यू आसानी से नहीं निकाली जा सकती तो क्या करते? उसने कहा देखो फेयर वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, सही है। नहीं निकाल सकते तो फिर सर्विसेज की फेयर वैल्यू पे, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ सर्विस, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ मतलब क्या होता है? सर्विसेज की फेयर वैल्यू। तो इसका मतलब है, मैं आपको एक चीज दिमाग में बिठा रहा हूं, नॉन कैश कंसिडरेशन है, रेवेन्यू किस पे रिकॉग्नाइज होगा? वुड बी एट फेयर वैल्यू एट टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन ऑफ NC, नॉन कैश कंसिडरेशन। सही है सर? लेकिन अगर ये हम मेजर ना कर सकें, सही है, हमने कहा शेयर से प्राइवेट कंपनी के, और प्राइवेट कंपनी भी ऐसी थी, कोई सिमिलर इंडस्ट्री थी नहीं, बनती नहीं थी उसकी। सही है सर? तो अब हमने कहा कि भाई पूरे मुल्क की एक ही इलेक्ट्रिक कंपनी थी और वो भी प्राइवेट कंपनी थी। अब हम क्या करते? अब हम फिर फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस के ऊपर जाते। सर ये बात कहाँ लिखी है, हमें पढ़ा दें? बिल्कुल पढ़ा देते हैं, आपका हक है पढ़ना, है ना सर? तो याद रखें, अगर ये फेयर वैल्यू ऑफ ना हो तो हम किसकी तरफ जाते हैं? फिर से आ जाएं समरी पे। अब हम पढ़ेंगे समरी का सफा नंबर 2। नॉन कैश कंसिडरेशन इज अकाउंटेड एट its fair value. Non-cash consideration is accounted at, if fair value is not reliably measured, it is measured at stand-alone selling price of good or service. पेज नंबर 2 ऑफ सर्विस पे, इस पे हमने देख लिया। सर क्या हम क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों अगर क्लियर है तो लिख दे CC। चले ठीक है सर, अब बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए अब हम पढ़ेंगे कंसीडरेशन पेएबल टू कस्टमर। सर इसका मतलब क्या है कंसीडरेशन पेएबल टू कस्टमर?
भाई कस्टमर भैया को बाज दफा हमें इंसेंटिवाइज करना पड़ता है ना सर। हम कहते हैं भैया तुम ये काम करो तो हम करेंगे, सही है सर। अब सुनना भाई, कस्टमर ने कहा कि आप हमें, मुझे ये दें, और मैंने कस्टमर की तरफ से टारगेट दिया। क्या दिया है? टारगेट दिया है। वो मुझे कोई गुड और सर्विस नहीं दे रहा है, मतलब मैं उसको दे रहा हूँ और वो मैंने उसको टारगेट दिया है कि अगर तू मेरी 15 मिलियन की सेल्स करता है ना तो मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा, सही है सर। अभी जो 5 लाख रुपए मैं उसको दे रहा हूँ ये कहे तो स्टैंडर्ड ने कहा देखो भाई सीधी सी बात है, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। कस्टमर को तुम 15 मिलियन से कलेक्ट करोगे, 5 लाख उसको दोगे तो नेट जो बनेगा वो कितना बनेगा? 14.5। तो तुम्हारे लिए ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी होगी? 14.5, सही है सर। ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी होगी? 14.5। तो आए सर, अब इसका भी एक सवाल, पहले इसको डॉक्यूमेंट करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट नॉन कैश हमने देख लिया। अब अगले पे आ रहा हूं, कंसीडरेशन पेएबल टू कस्टमर, सही है सर। और अच्छा ये ज्यादातर होता कहाँ? ये ज्यादातर होता है इम्तियाज के साथ है। ये ज्यादातर इम्तियाज, सुपरमार्केट, सही है सर, या कोई भी आप जाएं, नाहिद पे जाएं, चेस पर जाएं, डिस्ट्रीब्यूटर्स जाएं, उन सब के साथ होता है कि भाई तुम इतने का हमारी सेल्स कर दो, तुम इतने का माल हमसे ले लो, पूरे साल के अंदर, महीने के अंदर इतना तुम्हारा इंसेंटिव पक्का है। अच्छा आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, और यही चीज होती है इंस्टीट्यूट्स के साथ भी। आईकिप नहीं करता है, ACCA करता है, ACCA करता है, और TSA ने इस पर बहुत माशाल्लाह कमाया है। ACCA कहता है भाई इतने एडमिशंस करा दो, इतने बच्चों को ACCA में एनरोल करवा दो, TSA, KNS, कोई भी इंस्टीट्यूट, हम इतना इंसेंटिव तुम्हें देंगे, सही है सर। मतलब मुझे याद है किसी ज़माने में था कि अगर आपने ACCA में कोई 250 बच्चे एनरोल करा दिए, कितने बच्चे? 250 बच्चों को एनरोल करवा दिया, मतलब उन्होंने एनरोल हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह दे दी, तो ACCA कुछ मेरे ख्याल में 1 मिलियन तक दे जाता था इंस्टीट्यूट को, सही है ना वो रजिस्ट्रेशन। हाँ पाकिस्तानी रुपए में 1 मिलियन रुपीज मिल, हाँ क्या 12,000 रुपए, अब पता नहीं कितने थे जो मुझे नहीं पता, लेकिन तो ये भी क्या था, सही एक सॉर्ट ऑफ, खैर वो इंसेंटिव तो नहीं कहेंगे, बट ये होता है कि भाई आप इतने बच्चों को इन्वॉल्व कराओ, हम आपको इतना टारगेट दे रहे हैं। इसी तरीके से हमने कहा इम्तियाज को यूनिलीवर कह रहा है तू सनसिल्क बिकाई जा, तू कुछ भी काम करते जा और हम तुझे इसके बदले में इतना ये टारगेट मीट कर ले, इतना देंगे। तो आए सर, आते हैं इंसेंटिव या कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। कस्टमर भैया को अगर कोई कंसिडरेशन पे करेंगे तो क्या करेंगे? रेवेन्यू वुड बी नेट ऑफ अमाउंट पेएबल। रेवेन्यू रेवेन्यू ट्रांजैक्शन प्राइस TPS, अमाउंट पेड या पेएबल। रेवेन्यू वुड बी नेट ऑफ अमाउंट पेड और पेएबल। सर ये आपने यहाँ पे पेड और पेएबल दोनों क्यों लिखा है, बताता हूं सर। पेड और पेएबल मेरा बच्चा, मैंने दोनों यहाँ पर इसलिए लिखा है कि दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। क्या मतलब सर? दोनों में से कोई भी एक, मतलब हो सकता है एडवांस में पैसे पे कर दिए हो सकता है कि हमका अभी नहीं पे कर रहे हैं, बाद में करेंगे, पहले टारगेट मीट कर। अक्सर ये जो होते हैं ना इम्तियाज वगैरह, और जब ये बड़ा जाइंट बन जाए तो ये बदमाशी करते हैं, बोलते हैं यार देखो अभी दे दो, बाद में एडजस्ट कर लेना, सही है सर, अभी दे दो, बाद में एडजस्ट कर लेना। तो हमने वुड बी नेट ऑफ अमाउंट पेड पेएबल, सही है सर। अब आगे आते हैं और हम इसका सवाल देखेंगे ताकि आपको चीजें और क्लियर हों। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई भी चीज समझ में नहीं है, फौरन समझ। जी सर, एक तरह आपके लिए कमीशन होता है, लेकिन कमीशन से ज्यादा ये होता है, हम कह देना कि एक इंसेंटिव है टारगेट मीट करने पे। ठीक है सर, आ जाए।
देखिए सर, कमीशन से थोड़ा सा अलग कैसे सुनना। कमीशन के केस में जो मैंने आपको टीएसए वाली एग्जांपल दी ना, वो एक तरह से कमीशन था, क्योंकि एसीसीए का कस्टमर बच्चा बन रहा है। कस्टमर जो लेकर आ रहा है वो टीएसए, उसको कमीशन मिल रहा है या केएनएस को मिल रहा है। कमीशन होता है कि आप खुद कस्टमर ना हो। इम्तियाज के केस में अलग है। यूनिलीवर इम्तियाज को कह रहा है तू खरीदेगा तो मैं तुझे इतना अमाउंट दूंगा, सही है सर। तो हमने कहा आप कहना डिस्काउंट कह लें, सही है, इंसेंटिव कह लें तो उसमें आता है, लेकिन ये डिस्काउंट भी टारगेट बेस्ड है। कौन सा है? टारगेट बेस्ड। तो आ जाए सर, अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। An entity that manufactures consumer goods enters into a 1-year contract to sell goods to a customer that is large global chain of retail stores. The customer commits to buy at least 15 million of products during the year. Contract also requires the entity to make a non-refundable payment of rupees 1.5 million to the customer. At the time, the rupees 1.5 million payment will compensate the customer for it. The changes it needs to be made to its shelving to accommodate the entity's product. During the first month, the entity sold goods worth rupees 2 million to the customer. Journalize the above. सर देखें, इसने कहा सब्सटेंस कुछ भी हो कि हम तुझे 1.5 मिलियन ये देंगे, उसने कहा मैं 15 मिलियन की वादा करता हूँ आपसे गुड्स लूंगा। जब उसने 15 मिलियन अपने हमें वादा कर लिया तो हमने भी कहा चल 1.5 मिलियन तू पकड़। स्टैंडर्ड ने कहा बेटा तू उसको 13.5 मिलियन में गुड्स दे रहा है, तो तुझे रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना है? 13.5। जर्नलाइज दिया अबव। 2 मिनट दे रहा हूं, खुद से ट्राई करो, फिर हम इसको करेंगे। खुद से ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूं एंट्रीज बनाना, पहले मंथ की और जो वो दिया है। चले जी, डन या डस्टेड या ओनली डस्टेड? एक्सपेंस आउट करेंगे। इस 1.5 को सोचे सोचे सोचे। क्या ये हमारा एक्सपेंस है? क्या है ये हमारा? बना ली एंट्री? आए सर पढ़ते हैं। 1.5 मिलियन हम आज दे रहे हैं और हमने कहा भाई हर तुम्हें इसको हम जो है, हमारा रेवेन्यू कितना होगा? 13.5 मिलियन। ऐसा ही है सर। अब आए, हमने इसको 1.5 दिए, लेकिन कस्टमर हमें 15 ही देगा। आज हमने उसको दे दिया, कस्टमर से हमें कैश कितना मिलेगा? 15। ऐसा ही है सर। आ जाए, अब इसके मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूं यहां पे। आज हम बनाएंगे एंट्री ईयर 0 पे। किस पे एंट्री बनाएंगे? ईयर 0 पे। कॉपी कोई नहीं करेगा, सबकी तवज्जो इधर। एडवांस डेबिट, सही है सर। सूदी दारा क्रेडिट, कितने से? 1.5। कितने से? 1.5। हमने कहा एडवांस को डेबिट करेंगे, सूदी दारे को क्या करेंगे? क्रेडिट। फिर हमने कहा यार इस 1.5 को हर महीने की सेल्स के हिसाब से क्रेडिट करते जाएंगे, सही है। अब आए फर्स्ट मंथ एंड, पहला महीना हो रहा है खत्म, एंट्री बनाएंगे। कस्टमर ने हमें 2 मिलियन पे किए होंगे, है ना सर? कस्टमर ने कितने पे किए? 2 मिलियन। हमने कहा हमारा रेवेन्यू कितना होगा और एडवांस कितना क्रेडिट करेंगे। तो हमने कहा एडवांस को पहले देख लेते हैं, कितने का एडवांस पे किया था? टोटल कितनी थी? 15 की सेल्स होनी थी, सही है सर। उसमें से अभी कितने की हो गई है? 2 की। तो बनाए कितना आ रहा है? 0.2, 1.8। तो हमने कहा ये आ गया बैलेंसिंग फिगर।
आपने आज जो पैसे पे किए आपने उससे क्या कर दिया, एडवांस। अब आपको कस्टमर हर महीने पैसे पे करेगा, सही है सर। अब आपने कहा मुझे रेवेन्यू अपना रिस्ट्रिक्ट करना है, कितने पे, 13.5 पे, 15 मुझे मिले थे 1.5, सही है सर, ऐसा ही है। अब आप हर महीने एंट्री क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे बैंक डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट और एडवांस। जो एडवांस आपने खड़ा किया था, ये जो आपने एडवांस दे रहे ना, ये आपका एक्सपेंस नहीं था। स्टैंडर्ड ने यही कहा कि तुम एक तरह से इसको ट्रेड डिस्काउंट की तरह समझो और तुम क्या करो, तुम जो है इसको अपने रेवेन्यू के अमाउंट को ही क्या कर दो, कम करके कितना कर दोगे, 13.5, सही है सर। अफेक्टिवली सब्सटेंस के लिहाज से तुम उसको 15 मिलियन की चीजें कितने में बेच रहे हो, 13.5 में ही दे रहे हो। अब तुम इसको किसी भी नाम से कहो कि मैं तुम्हें ये इंसेंटिव कर रहा हूं कि शेल्फ स्पेसिंग करो, सही करो। स्टैंडर्ड ने कहा कि तुम्हें इसको 13 पे लाने, तो अब आप देखेंगे रेवेन्यू 13 का ही होगा, कैश 15 का मिलेगा, और जो तुमने 1.5 मिलियन एडवांस में दिया था, या आहिस्ते आहिस्ते क्या हो जाएगा, खत्म। हाँ भाई, नहीं, इन लाइन विद सेल्स, जितनी भी सेल्स होगी ना उस पे, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे नहीं। क्या हम क्लियर है ऑनलाइन वाले बच्चों, तो कह दें सीसी। ठीक है सर, बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे, देखेंगे इंशाल्लाह, इससे आपके बेस बन जाएगी, तो आगे बड़े सवाल भी आपको मुश्किल नहीं लगेंगे अल्लाह के हुक्म से। बढ़ूं आगे, अब सवाल में चेंजेस करें। सपोज करो सवाल यही है, सवाल यही है, चेंजेस इसके अंदर मैं ये कर रहा हूं, चेंजेस में इसके अंदर ये कर रहा हूं कि हम पहले पैसे नहीं कर रहे 1.5 मिलियन, हमने कहा हम बाद में देंगे तुझे, 1 साल खत्म होने के बाद हम तुझे देंगे 1.5 मिलियन। यहां पर तो मैंने एडवांस में पेमेंट करवा दी ना। अगला सवाल करवा रहा हूं कि मैं इसको एडवांस में पेमेंट नहीं कर रहा हूं, मैंने इसको कहा कि तुझे 1.5 मिलियन तो दूंगा, लेकिन कब दूंगा, 1 साल खत्म होने के बाद। रेवेन्यू अभी भी ये होगा। एंट्रीज में क्या फर्क आएगा बताओ। सर हमने कहा पहली एंट्री तो उड़ गई, पहली एंट्री तो उड़ गई, दूसरी एंट्री हमने कहा सर दूसरी एंट्री होगी पेबल को अब हम कर देंगे क्रेडिट, सही है सर। ये 1.8 से ही होगा और ये 0.2 से ही, फॉर्मूला वर्किंग सब वही। हमने कहा 1.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15। तो हम क्लियर है सर, चाहे इंसेंटिव पहले देना हो चाहे इंसेंटिव बाद में देना हो। रेवेन्यू कितने से रिकॉर्ड करेंगे, 13.5। बढ़ जाऊं क्या आगे, बढ़ जाऊं आगे, चलें सर अब आगे बढ़ेंगे। आए अब आगे बढ़ेंगे सर। आगे बढ़ते हुए अब जो जो साथ साथ की चीजें आती जाएंगी ना मैं आपको करवाता जाऊंगा। सर ये तो आपने समझ लिया ना। अब इंसेंटिव वाली चीजें, एक वॉल्यूम डिस्काउंट इंसेंटिव FR1 में भी आपने पढ़ी हुई है। क्या थी वॉल्यूम, किसी को कोई रिकॉल कर पा रहा है या नहीं? यादें माजी अजाब यारब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, अल्लाह ना करे ऐसा हो। सही है सर, आ जाए, क्योंकि हाफिजे में अच्छी चीजें ही हैं भाई, आपकी कैसे पता नहीं कैसी चीजें हाफिजे में। आए सर, अब आ जाए सर, वॉल्यूम डिस्काउंट इंसेंटिव क्या होता है, ये आज की दुनिया में बड़ा प्रैक्टिकल है। एक तो हमने कहा ना कि भाई इतने तक का अमाउंट लो, तो यूजुअली ऐसा नहीं होता है। यूजुअली जो होता है ना वो होता है यूनिट्स के ऊपर। आप गए इम्तियाज के पास, इम्तियाज वाले को आपने कहा भैया देखो तुम अगर हमसे 500 यूनिट लोगे ना सनसिल्क के, तो एक सनसिल्क की बोतल आ रही है 180 ml की, पता नहीं कितने की आ रही है, खवातीन को पता होगा। खवातीन 180 ml की बोतल कितने की आ रही है? हेड एंड शोल्डर की पता है तुम लोगों को? तो क्या साबुन से नहाते हो? सही है सर। चले हमने कहा जितने की भी आ रही है, मज्यूम कर लेते हैं 180 ml वाली बोतल आ रही है 200 रुपए की। कितने की आ रही है? 200 की। 350 की है, तेरे को पता है? चले सर 350 की आ रही है। हमने कहा 350 की आ रही है। इम्तियाज वाले को
आ रही है, लेकिन इम्तियाज को हम देते थे उसकी कॉस्ट पड़ती थी सपोज करो 325 रुपए। हमने इम्तियाज वाले भैया को कहा, इम्तियाज वाले भैया तुम अगर हमसे 500 बोतलें लोगे कॉस्ट हम तुम्हें 325 की देंगे, लेकिन अगर तुमने 500 से ज्यादा ली, एक यूनिट भी ज्यादा लिया, तो सब की सब जो पहले ली थी वो भी और अभी भी हो जाएंगी 305 रुपए की। 20 रुपए का डिस्काउंट स्ट्रेट दे देंगे। अब टारगेट दिया हुआ है 1000 बॉटल्स लोगे तो 290 की कर देंगे। इसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम डिस्काउंट इंसेंटिव। वॉल्यूम डिस्काउंट इंसेंटिव। अब सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। सर पहला क्वार्टर था, साल का हमने टारगेट दिया 500 बोतल का इम्तियाज वालों को। इम्तियाज ने कहा कि यार हम जिस इलाके में रहते हैं ना, यहाँ पर खवातीन पैंटीन को प्रेफर करती हैं, सनसिल्क को नहीं करती। सही है सर। तो उन्होंने कहा पहला क्वार्टर हुआ 100 बॉटल्स लिए। हमने कहा यार इम्तियाज, हमें नहीं लगता कि इम्तियाज जो है उसकी सेल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी, 500 तक जाएंगी। हमने कहा 325 के हिसाब से सेलिंग प्राइस है हमारी। अगला देखो फाइनल कब होगा? साल के एंड में। अगला क्वार्टर गुजरा, एकदम से हमने कहा खवातीन सनसिल्क पे जंप हो गए। सही है सर। हमने कहा यूनिलीवर ने बेहतरीन किस्म की मार्केटिंग की। सही है सर। सनसिल्क के ऊपर कुछ इनाम भी दे दिया, मेकअप की किट फिट। खवातीन ने कहा छोड़ो भाई। अगले क्वार्टर में 300 बॉटल्स इम्तियाज ने और बेच दी। अब हमें लग रहा है कि जो है कहानी अलग हो गई। अब इस केस में हमने जो पहले वाली बोतल 100 बॉटल 325 के हिसाब से रिकॉर्ड की थी, अगली बोतल हम 305 के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो पहले वाली बोतल्स का रेवेन्यू था उसको हम रिवर्स करेंगे, तो वो रिवर्सल जो है चेंज इन एस्टिमेट होगा या चेंज इन पॉलिसी? और ये सेट चेंज इन एस्टिमेट। याद रखें वॉल्यूम डिस्काउंट इंसेंटिव के अंदर क्या होता है? चेंज इन एस्टिमेट। आगे एडजस्ट कर लो। तो आए सर पहले वॉल्यूम डिस्काउंट इंसेंटिव होता क्या है वो देखेंगे, और ये सब चीजें मेजॉरिटी के लिए नहीं होनी चाहिए। किसके लिए नहीं होंगी? जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ है। सही है सर। चलें सर, अब हम आते हैं, पढ़ते हैं वॉल्यूम डिस्काउंट इंसेंटिव क्या होता है, और फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। ये भी एक स्टैंडर्ड की एग्जांपल है, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। वॉल्यूम डिस्काउंट इंसेंटिव, और इसकी एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि सर इसी से रिलेटेड है, तो रिलेटेड चीजें हम साथ साथ करते जाएंगे ताकि आप लोगों को मसला ना हो और कनेक्ट कर पाए। वॉल्यूम डिस्काउंट इंसेंटिव, वॉल्यूम डिस्काउंट incentive, recognize revenue on the basis of current best estimate. Recognize revenue on the basis of current best estimate. नहीं बेटा, वेरिएबल कंसिडरेशन अलग है। क्या होगी तलहा, उस पे आएंगे, टेंशन ना लें। वेरिएबल कंसिडरेशन की अलग शरारतें हैं, उनको भी देखेंगे। तो हमने कहा पहले आ जाए ना, इसको देख लेते हैं, इसी से थोड़ी सी रिलेटेड भी है, तो आ जाए। इंसेंटिव तो है एक तरह से, लेकिन अलग है। क्वेश्चन नंबर 21 आएंगे हैंड आउट के, और पेज नंबर 17। जो बच्चे रिकॉर्डिंग में ले रहे होंगे यूट्यूब के थ्रू, उनको फिर लिख के वो सर
केएनएस के पेज पे, मेरे पेज जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एहसान खान, राब्ता करके आप हैंडआउट्स मांग सकते हैं, उस पर एक व्हाट्सएप नंबर लिंक दे उससे। जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम डिस्काउंट इंसेंटिव, एन एंटिटी एंटर्स, पेज नंबर 17 है, into a contract with a customer on 1 अक्टूबर 2018 to sell product A for ₹100 per unit if the customer purchases more than 1000 units of product A in 12 months. In next 12 months, the contract specifies that the price per unit is retrospectively reduced to ₹90 पर यूनिट। 1 अक्टूबर 2018 को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया। बाय द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18, पहला साल खत्म भी हो गया। एंटिटी सेल्स 75 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए टू द कस्टमर, एंटिटी एस्टिमेट दैट कस्टमर्स परचेजेस विल नॉट एक्सीड द 100 यूनिट्स थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड फॉर वॉल्यूम डिस्काउंट। हमने कहा पहले 3 महीने के बाद हमें लगता है कि अभी ये नहीं खरीदेंगे 1000 यूनिट्स, चलो भाई फिर आगे आते हैं। बाय द हाफ ईयर एंडेड 30 जून 2018, entities customer acquire another company and the entity sells an additional 500 units of product A to the customer. In the light of new fact, the entity estimates that customer purchases will exceed 1000 units threshold. अब हमें लग रहा है कि भैया 1000 यूनिट्स थ्रेशोल्ड क्या हो जाएगा, एक्सीड हो जाएगा। सवाल को एक दफा फिर से पढ़ें जब तक हम बोर्ड मिटाएं और हम इस सवाल को करें। चले सर आ जाएं। 31 दिसंबर 18 मेरा ईयर एंड है, पहला साल है, ऐसा ही है। सबकी तवज्जो इधर। 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018 को आए, कितने यूनिट्स बेचे हमने? 75 है ना सर। क्या एंट्री बनाऊंगा? उसने मुझे पैसे भी दे दिए होंगे, है ना। हम अज्यूम करेंगे जान लिखा पैसे दे दिए। बैंक डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? हमने कहा 75 और 1 यूनिट कितने का है? 100 रुपए का है। कितना हो गया? 7500। क्या हमें क्रिस्टल वाला क्लियर हूं? ये मेरा साल खत्म हो गया, पक्की बात है। अब हम आए, हमने कहा मैं आया 30 जून 2019, ये दूसरे साल में मैं आ चुका हूं, पहला साल खत्म। क्या इस समय कॉस्ट दी हुई? किसी हर यूनिट की नहीं दी हुई ना? नहीं सर कॉस्ट नहीं दी तो वरना उसकी भी इंट्री। अब इधर आ जाओ, 30 जून 2019 पे आए। नौजवानों ये टेक्निकल बात है। मजीद कितने यूनिट्स परचेस किए गए? 500। कितने यूनिट्स परचेस किए गए? 500। अब मेरे पास पैसे कितने आएंगे? बैंक में तो पूरे पैसे आएंगे, इधर देख लेना, कॉपी नहीं। बैंक में कितने पैसे आए? 500 इंटू 100 है ना सर। अभी पूरा साल कितने हो गए भैया? 50,000। 50,000 रेवेन्यू। और अब मैं पेबल भी रिकॉर्ड करूंगा, ऐसा ही है। पेबल टू कस्टमर, सही है सर। क्या कह रहे हो? प्रोविजन कह सकते हो बट एक सही है, प्रोविजन फॉर पेबल कह लो, सही है। अफेक्टिवली एक तरह से लाइबिलिटी का इम्पैक्ट लेकर आएंगे। कितने आए? सबकी तवज्जो इधर। सर मुझे इसका अमाउंट चाहिए, कितना होगा इसका अमाउंट? पेबल का अमाउंट कितना होगा? 750। 5750 कैसे है? रेट्रोस्पेक्टिव है। 500 इनका भी 10 रुपया पेबल में डालूंगा और पिछले जो 75 हैं उनका भी। तो हमने कहा 50
575 मल्टीप्लाई बाई 10 तो कितना आ गया 57 और रिमेनिंग अमाउंट कहाँ गया, कितना गया भैया बताओ, 4250। ऐसा ही है सर। अब सर मैं चाहता ना इसकी 2 एंट्रीज भी बना सकता था, इधर देख लो, मैं इसकी 2 एंट्रीज भी बना सकता था। मैं कहता पहली इसकी बनाता खाली बैंक डेबिट अपना रेवेन्यू क्रेडिट पेबल क्रेडिट, पहले मैं कहता 5000 की बनाओ इनटू 10 5000, ऐसा ही है। ये बनाता 50,000 से और 45 से। फिर मैं क्या करता सर, हमने कहा कि हमारे पास जो ये 75 वाले पहले थे, देखो समझाने का मतलब कैसे एग्जांपल में, तुम इस साल का रेवेन्यू एडजस्ट मार दोगे, इस साल का रेवेन्यू एडजस्ट मार दोगे, चेंज इन एस्टिमेट, रिटेन्ड अर्निंग नहीं लिखोगे, पिछले साल को एडजस्ट नहीं करोगे, इस साल का रेवेन्यू डेबिट कर दोगे और क्रेडिट कर दोगे पेबल 750, जो कि कौन से यूनिट्स थे, तो इसको मैंने एक एंट्री बना दिया, तो अलग अलग एंट्रीज ये हैं, ये वाली, सही है सर। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल ये है कि सर ऐसा क्यों कर रहा है स्टैंडर्ड ये क्यों नहीं, आपको देखो लॉजिक पता होनी चाहिए, ये क्यों नहीं कह रहा भाई तू रिटेन अर्निंग डेबिट कर, क्यों रेवेन्यू से एंट्री पास करवा रहा है, इस साल को क्यों एडजस्ट करवा रहा है, क्यों नहीं गई होगी, पिछला साल खत्म हो गया 31 दिसंबर 2018, पिछला साल तो भाई ये तो पिछला साल था ना, ये तो खत्म हो गया है। स्टैंडर्ड कह रहा है नहीं इसी साल से एडजस्ट करो, क्यों नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया ना भाई, अभी तो 1 क्वार्टर और बाकी है, इसका जवाब चाहिए क्यों, लॉजिक बतानी है। क्यों वो कह रहा है कि नहीं भाई कर इस साल से रिटेन अर्निंग में से तो डिविडेंड देंगे, नहीं सर बेटा रिटेन आप भूल गए, हमने बचपन में आपने आईए में पढ़ा था, पिछले साल की एडजस्टमेंट रिटेन अर्निंग से करते हैं। अफेक्टिवली देखा जाए तो तुमने पिछले साल का रेवेन्यू ज़्यादा रिकॉर्ड किया है, उसको रिवर्स भी कहाँ से होना चाहिए, पिछले साल से। स्टैंडर्ड कह रहा है नहीं इस साल से कर दे, क्यों नहीं, नेट इफेक्ट साल का प्रॉफिट चेंज हो गया ना, वजह है क्या। अब इसके पीछे की लॉजिक समझनी है सबने। सर चेंज इन एस्टीमेट है, ये बिल्कुल सही है कि चेंज इन एस्टीमेट की वजह से, इसको चेंज इन एस्टीमेशन क्यों कहा, इसलिए का स्टैंडर्ड ने कहा यार आजकल की दुनिया में ट्रांजैक्शन बहुत कॉमन है, ये ट्रांजैक्शन बहुत क्या है, लॉजिकली इसको रिटेन अर्निंग से एडजस्ट होना चाहिए, पिछले साल का रेवेन्यू तुमने ज्यादा रिकॉर्ड किया, लेकिन यार आजकल की दुनिया में ट्रांजैक्शन क्या है, बहुत कॉमन है। बोला यार ऐसे तुम ये तो एक कस्टमर, ऐसे तुमने 1000 कस्टमर के साथ सेल्स की होगी, तो इस चक्कर में तो तुम हर दफा ही पिछले साल की रिटेन अर्निंग को रीस्टेट करते रहोगे। तो स्टैंडर्ड ने कहा यार ये तो और पकोड़ा बना देगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, इसीलिए कहा कि भैया देखो आसान रखो, डेप्रिसिएशन का एस्टिमेट चेंज करते हो, लाइफ चेंज करते हो, पता चलता है पिछले साल ज्यादा चार्ज हो गई थी, इस दफा तुमने लाइफ बढ़ा दी कम चार्ज होगी, लेकिन पिछले सालों को चेंज नहीं करते, आगे से देखते हो। क्यों, स्टैंडर्ड चाहता है आसानी हो, यूजर्स को समझने में क्या हो, आसानी हो। तो याद रखना बाज मर्तबा स्टैंडर्ड ने कहा है लॉजिक जाए भाड़ में, रिपोर्टिंग को आसान बनाओ। क्या करो, लॉजिकली पिछले साल के रेवेन्यू की एडजस्टमेंट है ये 10 की, लेकिन उसने कहा आसानी भाई आज की दुनिया में बड़ी कॉमन चीज है, आज की दुनिया में कस्टमर को कुछ ना कुछ फ्री में चाहिए या कुछ ना कुछ इंसेंटिव चाहिए, तो इसके लिए बोला अगर ये इजाजत दे दी तो तुम तो हर साल ही रिटेन अर्निंग को एडजस्ट मारोगे, तो पकोड़ा बनेगा। उस पकोड़े को बनने से अच्छा है कि तुम ये कर लो। क्या हम क्लियर हैं? तो लिख दें ऑनलाइन वाले बच्चों सीसी। सर अब तक तो बिल्कुल इजी लग रहा होगा ना FFR, शुरू की 1-2 क्लासों में लगेगा भी इजी, आहिस्ते आहिस्ते जो है ना ये थोड़ा सा स्प्रेड होगा। नहीं वो तो IFRS ना भाई साहब नहीं, बिल्कुल चीज़ें स्प्रेड होंगी, इसमें लाइसेंसिंग आएगी, वारंटीज आएगी, सही बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो आपको पता चलेगा दुनिया है भाई ये तो। अब सर सुनना मेरा बच्चा, सबकी तवज्जो में इधर चाहूंगा, सबकी तवज्जो में इधर चाहूंगा। ये हमने पढ़ लिया वॉल्यूम डिस्काउंट इंसेंटिव। अब मैं आ रहा हूं जिसका से भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा,
करेंगे हम इसको कल, शायद भले 9:30 तक रखता है। शुरू में हम क्लास रखेंगे 9 बजे तक, सही है सर। आहिस्ते आहिस्ते फिर इसको हमें क्या करना है अब एक्सटेंड इंशाल्लाह, क्योंकि अब विंडो आप लोगों के पास कम है, सही है। और 3 पेपर हैं तो इंशाल्लाह दूसरे पेपर्स भी आप होंगे। दूसरे पेपर सर बच्चे पूछें कंपनी लॉ की क्लासें कब से शुरू होंगी? कंपनी लॉ की क्लासें अभी शुरू होंगी भी नहीं, मिलेंगी भी तो आपको शायद वो क्लासेस शुरू होंगी आपकी कंपनी लॉ की मोस्ट प्रोबेबली 3rd वीक ऑफ दिसंबर में। 15 से ना, मतलब 3rd वीक लग गया ना, सही है। तो हमने कहा वो 3rd वीक ऑफ दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हैं। रीजन बीइंग क्योंकि सर कंपनी लॉ का कोर्स 6 महीने में हो जाता है, सही है। तो वो आपकी कोई मसले की बात नहीं है, आ जाए। तो अभी तो सर थोड़ा सा मैंने कहा ना एक पेपर पढ़े, क्लासेस के पीछे जाएंगे आहिस्ते आहिस्ते करके। मेरा बच्चा आप सबकी तरफ है। अब आते हैं वेरिएबल कंसीडरेशन। सर सुनिएगा, आजकल की दुनिया में जहां पे हम प्रोजेक्ट बेस काम करते हैं, हम डिफरेंट चीजें आप देखेंगे आपकी फर्म भी कर रहे हो, क्योंकि आपकी फर्म का ज्यादा फोकस होता है ऑडिट पे ना, एडवाइजरी वगैरह में इन चीजों में होता है, या कहीं आप बुक कीपिंग वगैरह कर रहे हो तो अकाउंटिंग आपको किसी की करनी पड़ती है, तो आप उसको देखते हैं कि उनकी अकाउंटिंग कैसे हो रही होती है। उनकी अकाउंटिंग हो रही होती है ऐसे कि वहां पर होते हैं प्रोजेक्ट्स, माइलस्टोन। और फ्रीलांसिंग की दुनिया में भी लोग जो हैं आपको कहते हैं कि भैया ये देखें मुझे ये काम 25 तक तो चाहिए ही चाहिए, 20 तक जल्दी अगर आप कर देते हैं तो वो आपको एक इंसेंटिवाइज करता है। बास मरतबा नॉर्मल $2000 दे रहा हूँ इस काम के, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा जल्दी कर लिया ना तो मैं $1900 दूंगा, या मैं $1800 $1900 क्या मैं $2100 दूंगा या $2200 दूंगा। जल्दी करने पे फायदा है। और अगर देर से किया भाई, 25 से भी आपने टोपियां ड्रामा की, देर से किया 31 दिसंबर कर दी, तो हर दिन के हिसाब से $10 $20 काटता जाऊंगा। अब सर यहां पर आप परेशान कि यार मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी, मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी। वहां पर स्टैंडर्ड ने कॉन्सेप्ट दिया वेरिएबल कंसीडरेशन। वेरिएबल कंसीडरेशन में इसने कहा 2 तरीके होते हैं, मोस्ट लाइकली या एक्सपेक्टेड, सही है। मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड वैल्यू सिर्फ अभी हम लिख लेते हैं। अच्छा ये कॉपी करना है तो कॉपी कर लें। सर बीएफडी कब से स्टार्ट है? सर खलील इंशाल्लाह बीएफडी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे राइट आफ्टर पेपर्स। देखिए ना अभी तो ये पेपर हो रहा है ना सर। खलील का होता है कि वो वीकली वेबिनार लेते हैं अब, और वीकली या फोर्टनाइटली उनका वेबिनार होता है, और बाकी उनकी रिकॉर्डेड होती हैं, सही है। और मैं आपको कह रहा हूँ ये शायद 2 साल में, मतलब 1 साल की बात है, हार्डली आपको मिलेगा टीचर जो कि आपको ऑनलाइन लाइव करा रहा होगा। क्योंकि यार टीचर जब देखता है ना कि यार व्हाट्सएप ग्रुप में या इधर उधर माशाल्लाह कि यार 125 बच्चा है, डिफरेंट वो बना के 150 बच्चा है, 200 बच्चा है, और लाइव में कहता है 6 8 10 12 बच्चा है, तो टीचर कहता है कि भाई ये 10 बच्चा 8 बच्चा है 12 बच्चा है, तो उसके लिए मतलब पूरा एक क्यों सजाएं हम मेला, सही है। तो टीचर कहता है कि भाई उससे अच्छा है कि मैं जो है इनको रिकॉर्डिंग दे दूं, वीकली वेबिनार कर दूं। और ये मैं आपको बता दूं अफेक्टिवली, ये मेरा भी एक तजुर्बा है, 90% बच्चे जो एक दफ़ा रिकॉर्डिंग पे चले जाते हैं ना किसी भी वजह से, वापस लाइव में नहीं आती, बोलते हैं मज़ा लग गया है सर, शेर के मुंह पे खून लग गया। आए तो सर आए हम कह रहे हैं वेरिएबल कंसीडरेशन, वेरिएबल कंसीडरेशन ट्रांजैक्शन प्राइस, सही है सर। अब आए वेरिएबल कंसीडरेशन के हमने कहा 2 मेथड होते हैं। पहला जो मेथड होगा उसको हम कहेंगे मोस्ट लाइकली आउटकम, मोस्ट लाइकली आउटकम। दूसरा होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। एक्सपेक्टेड वैल्यू मोस्ट लाइकली के केस में आपने याद रखना है ये डिफॉल्ट अजम्पशन है। अगर वो पेपर में खामोश है तो आपने डिफॉल्ट अजम्पशन क्या लेनी है, मोस्ट लाइकली। और अगर पेपर में वो खामोश नहीं है तो आपकी डिफॉल्ट अजम्पशन क्या होगी सर? आपने कहा कि भैया तो हमारी डिफॉल्ट अजम्पशन होगी एक्सपेक्टेड, सही है सर। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? पक्की बात है सर, यहां तक क्या हम क्लियर हैं? किसी का कोई सवाल यहां तक? मेरा बच्चा ऑनलाइन वालों, फिजिकल वालों,
सर आए अब इसके अंदर शरारतें और हैं जिसको मैं समझता हूँ इंशाल्लाह कल करेंगे। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? कल हम बाकी 2 शरारतें भी पढ़ेंगे और वो जो बाकी 2 शरारतें ना ये ज्यादा पूछी जाती हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट बार बार मैं सब बच्चों से कर रहा हूँ कि सर जो बच्चे रिकॉर्डिंग लेंगे वो तो साथ साथ करें। अगर आप किसी से क्लास छूटती भी है ना सर, किसी वजह से क्लास छूटती भी है, मेक श्योर करें कि आप उसको उसी अगली क्लास से पहले या अगली क्लास से पहले नहीं तो उसी वीक में क्लासेस को ख़त्म करें। क्योंकि सर अभी मैं देख रहा हूँ जो दिसंबर 21 वाले बच्चे थे उनकी हालत टाइट है, उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ क्लासेस छोड़ी, सब कुछ ख़त्म किया। स्मार्टली चलोगे, यकीन मानो एक छोटे से एक और बात कह दूँ, विद इन आर्टिकल्स अगर आप क्वालिफाई हो गए ना सर, अलग ही मज़ा है। बहुत सारी जॉब्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं और मैंने देखा है जो लोग विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई हो जाते हैं ना उनके पास माशाल्लाह बिफोर कंप्लीशन ऑफ आर्टिकल्स नौकरी हाथ में होती है। और सर एक बहुत बड़ी लग्जरी है, आप लोग खुश नसीब हैं कि अब आप लोग 1 साल में पेपर दे सकेंगे। तो आपके पास आर्टिकल्स के अंदर माशाल्लाह जो है काफ़ी 5 अटेम्प्ट से हो जाएंगे। सही है सर? और बल्कि उससे भी ज़्यादा शायद, है ना? हाँ 5, हाँ नहीं, हाँ नहीं वो 3 साल का सही सर, 3.5 साल का है। सही है सर? शायद कुछ मेरे ख्याल में वो लाएं कि अब ये पता नहीं है नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कोई बच्चा पास करता है तो उसका हमारे टाइम पे तो था कि आर्टिकल्स रिड्यूस हो जाती थी, मेरे ख्याल में अब ऐसा नहीं है। सही है सर? तो हमने कहा कि आज की क्लास को क्विकली रिवाइज करते हैं सर। आज की क्लास में जो हमने पढ़ा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है? वो काम जिसके करने के पैसे मिले। असल चीज थी ये सवाल में कब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक होगी, कब एक से ज्यादा होगी। जब हमने कहा बायर भी उनसे अलग अलग बेनिफिट ले सके उसके लिए, और सेलर के लिए भी अलग अलग। अब मैं आपको एक्चुअली जाते जाते एक छोटा सा सवाल और पूछ लूँ सर। एक अंकल है, आपको पता है हमारे अम्मी अब्बू, आपके अम्मी अब्बू मोबाइल में इतने वेल वर्स्ड नहीं होते। वो आपके पास है, मतलब किसी दुकान में गए अम्मी अब्बू, उन्होंने मोबाइल वाले दुकान वाले को कहा कि बेटा मोबाइल तो मैं आपसे ले रहा हूँ लेकिन मुझे इतना चलाने नहीं आता, मेरा बेटा बाहर रहता है, आप मुझे इसके अंदर व्हाट्सएप सही है और स्काइप इंस्टॉल करके दे दो। मुझे बताओ अंकल के लिए तो व्हाट्सएप की इंस्टॉलेशन अगर दुकान वाला बोले ना अंकल 500 रुपये लाओ तो भी अंकल दे दे शायद, है ना? लेकिन क्या दुकान वाले के लिए वो अलग अलग ऑब्लिगेशन होगी? नहीं सर, क्योंकि उसने कहा यार मेरे लिए कोई सिग्निफिकेंट उसका कोई कॉस्ट कंपोनेंट नहीं, कोई सिग्निफिकेंट टाइम कंपोनेंट नहीं है, तो दुकान वाले के लिए अलग। यूजुअली बायर के लिए एक होगी, सेलर के लिए ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि बायर के लिए तो कुछ काम अलग अलग हो, बहुत बड़े हो, सेलर उनको एक ही काम मानता हो। तो हमने कहा हमें देखना है लोअर ऑफ, जिसके लिए भी कम होगी उतनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी, सेलर को उसी के हिसाब से अकाउंटिंग करनी है। जैसे दीवार वाले में देखा सेलर कह रहा था मेरा काम ज्यादा है उसके लिए कम है। केएनएस की बात करूं, सर साजिद ने कहा मुझे ये पूरा ऑडिटोरियम बनाकर दे दो, लेकिन हमने कहा सर साजिद के लिए पूरा ऑडिटोरियम एक चीज है, उसने सब कुछ कर दिया, यहाँ पर खाली खांचा खोल दिया, सर साजिद के काम का नहीं था। लेकिन सेलर के लिए अलग अलग होगा, ये ऑडिटोरियम बोर्ड ये स्टेप्स बनाना, सही है सब कुछ। तो हमने कहा कि सर परफॉर्मेंस ऑफ कब एक से ज्यादा होगी, जितनी ऑब्लिगेशन होंगी उतने के अंदर ट्रांजैक्शन प्राइस को स्प्लिट करना है, जो कि इंशाल्लाह कल ही देखेंगे। फिर हम मजीद आगे बढ़े और हमने क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है ट्रांजैक्शन प्राइस की जब हम बात करते हैं तो ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर डिफरेंट शरारतें होती हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस वो पैसे जो हमें मिलने वाले हों। हमने कहा ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर 4 मेन चीजें जिनको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले है नॉन कैश कंसिडरेशन के नॉन कैश कंसिडरेशन, आपको पैसे जो मिल रहे हैं वो पैसे नहीं मिल रहे, चीज मिल रही है, सही है सर? उसको उसकी फेयर वैल्यू पे डील करोगे, एक तरह से बार्टर को इसने यहाँ पे देखा है। और अगर उसकी फेयर वैल्यू चीज की नहीं मिल रही तो जो चीज तुमने सर्विस दी है उसकी मार्केट वैल्यू पे उसको रिकॉग्नाइज करोगे। इसका जो दूसरा लेग है पेमेंट साइड की अकाउंटिंग आप लोग पढ़ेंगे, जो कंपनी शेयर्स दे रही है सर्विसेज के बदले में, वो हम पढ़ते हैं कहां पर? IFRS 2 में। फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा बताओ? हमने कहा सर कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर के केस में हमने कहा कि आपको नेट ऑफ यूज करना है, सही है सर? रेवेन्यू आपका नेट हो जाएगा, तो आपने जो अमाउंट इंसेंटिव दे रहे हैं उसको आपने किसी भी वजह से दे रहे हैं उसको आपने एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना। सर फिर हम और आगे बढ़े और हमने पढ़ा कि वॉल्यूम डिस्काउंट इंसेंटिव, जब वॉल्यूम डिस्काउंट इंसेंटिव होगा तो इसको आपने जो है चेंज इन एस्टिमेट समझना है। बेशक पिछले साल के रेवेन्यू आप कुछ रिवर्स करें इस दफा, लेकिन रिटेन अर्निंग से नहीं करेंगे, रेवेन्यू से ही करेंगे। स्टैंडर्ड ने कहा वजह यह है कि नेचर ऑफ बिजनेस ऐसी है कि बार बार ये काम होता रहेगा, तो हम रिटेन अर्निंग को इतना हिला नहीं सकते। कल की क्लास में इंशाल्लाह मजीद आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई सवाल हो फर्म रिलेटेड कुछ भी तो वो पूछ सकता है, बाकी लोग जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।
चलें जी, कोई सवाल नहीं है बच्चों ऑनलाइन? किसी का सवाल है तो रेज हैंड कर दे, नहीं तो जाए, आप जा सकते हैं। चलें जी। अच्छा, अमसल का सवाल है। अमसल जल्दी पूछ, जल्दी पूछ, जल्दी। अल्लाह हाफिज बच्चों। Q&A में पूछा है बेटा, BFD की मैंने बताया ना, हीरो कब से स्टार्ट है बेटा? अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर में डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई फेयर वैल्यू तो कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे? तो हम सर इन्वेस्टमेंट डेबिट करेंगे और रेवेन्यू क्रेडिट करेंगे, लेकिन फिर जो हम ये अमाउंट होगा इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू का वो होगा फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस, कि हम अपनी नॉर्मल सर्विस कितने में देते हैं। सही है सर? वहां पर फिर हम नॉन कैश वाले को छोड़ देंगे। बेटा नेक्स्ट क्लास कल है, नेक्स्ट क्लास कल ही है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सेम टाइम नेक्स्ट क्लास, ठीक है जी? चले, ओके मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल किसी का चैट में तो वो भी देख लें, नहीं तो हम जाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।